नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के बचे खुचे सवालों का सॉल्यूशन पार्ट 2 में लेके। मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बना रहा हूं। पहले पार्ट में मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बेस्ट 40 सवाल सॉल्व करवाए हैं और इसमें बाकी के 40 सवाल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा खतरनाक सॉल्यूशन के साथ। सवाल तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, पीडीएफ तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैटर है कि सवालों को आप सॉल्व किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि कांस्टेबल के हिसाब से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। इन सवालों में आपको लॉजिक भी लगाना है, लैंग्वेज भी समझना है, कैलकुलेशन भी करनी है। ठीक है भाई। और इन वीडियोस का पर्पस यही है कि आने वाले अपकमिंग जितने भी पेपर हैं, जैसे कि यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है, दिल्ली पुलिस का पेपर 2024 में दोबारा से होना ही है, सीपीयू का पेपर होना ही है, जीडी का, राइफलमैन का, सिक्योरिटी गार्ड का, है ना, सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का, ये जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए वीडियोस बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। ठीक है भाई। इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल का। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दो। मैं इन 80 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी उसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवाऊंगा। ठीक, तो आप मेरे साथ क्या सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? बेस्ट 40 सवाल अर्थमेटिक मैथ के ही, एडवांस मैथ के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए हैं। बहुत मजा आएगा। आपको ऐसे लेट के वीडियो को नहीं देखना है, क्योंकि आपने अगर सिलेबस पूरा कर लिया है, आप गणित का बेसिक बेसिक थोड़ा सा जानते हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप कॉपी पेन लेके खुद मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलोगे। ठीक है भाई, चलेगा मेरे दोस्त। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि हम मैथ्स कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर तो पढ़ते ही हैं, लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस यहां पे देखते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर की हम पीडीएफ अपलोड करते हैं, या हमारी जितनी भी बुक्स हैं इन सभी बुक्स की फ्री पीडीएफ भी मैंने वहां पे अपलोड करवा रखी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हार्ड कॉपी से बुक से सॉल्व करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी आंखें भी रिलैक्स रहें और वो चलते फिरते कहीं भी इजिली उनको एक्सेस भी रहे। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीएचएसएल की हो गई, या सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस की, या सीजीएल की, या सीपीओ की, तो आप हमारी इन बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। अमेजन पे भी मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट से भी आपको अपने नजदीक के ऑफलाइन स्टोर पर भी मिल जाएंगी। मैं बार बार बच्चों को ये बुक क्यों रिकमेंड करता हूं? क्योंकि सवाल है बहुत ज्यादा, समय है बहुत कम, कम समय में ज्यादा आउटपुट आपको मिलेगा केवल इन्हीं किताबों से। बहुत पतली पतली बुक्स हैं और मात्र 20-25 या मैक्सिमम एक महीने में सारी किताब खत्म करी जा सकती हैं, अगर आप डेली का 50-60 सवालों का भी टारगेट बना लो तो। ठीक है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने क्वेश्चंस को फिल्टर कर रखा है। दूसरी बात, इसमें आपको सॉल्यूशन बहुत बेहतर मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, बाइलिंगुअल। आप गणित के सारे कंसेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स एक जगह लिखे देखना चाहते हैं तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, मैथ्स कंसेप्ट किंग। ठीक है, इस बुक को टॉपर्स ने बहुत रिकमेंड किया, जो 2022 और 2023 में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने यहां पे सवाल फेंक के मार रहा हूं। सवाल नंबर 41, जिस बच्चे ने पहला पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का, वो जरूर देखें। सिंप्लीफाई, आपके सामने क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शंस आपके सामने, जवाब दीजिएगा। करेंगे भाई साहब, कौन करेगा मेरे दोस्तों? आप जानते हैं कि भैया देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। सवाल की लेंथ को परसेंटेज से 2 जीरो कटी जाती है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, 100% होता है 1। अब 2 सही 5/13 क्या आएगा भाई? 91 की 2 में गुणा करेंगे 182 प्लस 5/13, 13 सत्ते 91, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 35। 182 प्लस 35 प्लस ये देखेंगे 2 जीरो से परसेंटेज कटी जाएगा 102 और प्लस 17 छिक्का 102, 102 प्लस 6 108 हो गया। ये 17 प्लस 13 30 हो गया। 30 को 5 से भाग करेंगे 6, 6 18 हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और इसकी पावर मुझे करनी है 1/3। अब मेरे प्यारे भाई 1/3 मतलब क्यूब रूट। सिंपल कर लिया ना हमने, परसेंटेज से 2 जीरो काट लिया, 91 की पहले 2 में गुणा कर ली 182, फिर 91 की 5/13 में गुणा कर ली। इसी तरीके से यहां हो गया। अब अगर मैं इसको देखूंगा मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर तो नहीं आएगा, ये तो 500 से कम ही रहेगा, ये वैल्यू 500 से कम ही रहेगी। तो क्यूब रूट भी मेरे दोस्तों 11 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 14 नहीं आ सकता, एक ही ऑप्शन है 7 जो आ सकता है। बात समाप्त। ये वैल्यू 500 से तो कम ही दिखाई दे रही है। अब ये जितनी भी संख्या इनका क्यूब 500 से बड़ा होता है, ये आंसर नहीं आएंगे, एक ही आंसर आएगा 7। बात समाप्त। आगे चलेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? व्हाट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर? 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बी ऑप्शन 10,007। मैंने आपको कई बार यह बता दिया है कि ध्यान रखेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97,
3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101, 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 9973। ठीक है भाई। 5 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 10007, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99991। इस साल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में कई सारी शिफ्टों में सारी चीजें पूछी गई। कभी ये पूछ लेगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, कभी पूछ लेगा 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में इन चीजों को दोबारा से एग्जामिनर रिपीट कर सकता है, तो आप इस डाटा को याद कर लो। आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप इनको मैन्युअली चेक करते फिरो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, कि प्राइम नंबर चेक करने को कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको डिविजिबिलिटी रूल ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये है, मैं इनको रटने के लिए नहीं बोला, आप बस इनको देख लो, आप इनको देख लोगे तो दिमाग में याद रहेंगी, ऑप्शन से आपको याद आ जाएगा। आगे 43 नंबर सवाल चलेगा, बड़ा छोटा बताना है। मान लीजिए x बराबर 6/5 है, तो फिर 6x 37/6, 6 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स को असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। x की वैल्यू 6/5 है, यहां रख देते हैं, x की वैल्यू 6/5 रखेंगे तो हो जाएगा 6 × 36/5, 36/5 हो जाएगा 7.2, 37/6, 37/6 का मतलब 6:1/6, 1/6 का मतलब होता है 0.16 अप्रोक्स। ठीक है जी। 6 माइनस एक्स, एक्स का मतलब है 6/5, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 6 पंजे 30, 30 माइनस 6 24/5, 24/5 आ गया 4.8। 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स का मतलब है 6/5 1.2, 5 प्लस 1.2 आ गया जी 6.2। ठीक है ना, x 6/5 1.2, 5 प्लस 1.2 6.2 हो गया। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखो उनमें सबसे छोटा नंबर ये है 4.8 यानी कि 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स सबसे छोटा है, और उससे बड़ा ये है मेरे दोस्तों 6.16, 37/6, 6 माइनस एक्स के बाद 37/6 आना चाहिए, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। और उससे बड़ा ये है मेरे दोस्तों सबसे आखिर में 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स आना चाहिए, 6x नहीं, ये उत्तर आ जाएगा। 6x सबसे बड़ा है, 7.2 सबसे बड़ा है, तो सी ऑप्शन इसका उत्तर है। ऐसे करना है, वो बच्चों की तरह मत करो कि पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर चेक, फिर जो है वैल्यू रखो, फिर ऑप्शन से बताओ। सीधा ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं यहीं पर ही। आगे चलेंगे जी। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 44, बताएं। एक आदमी अपनी चीनी की खपत 44.44% बढ़ा देता है क्योंकि चीनी की कीमत p% कम हो जाती है। p का मान ज्ञात करें। एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, खर्चा स्थिर रहता है। सेम सवाल ना मैंने 4 साल पहले बनाया था, सेम सवाल 5 साल पहले, जहां मैंने 42.84% रखा था। सेम लैंग्वेज मेरी लिखी हुई है, ये टूटी फूटी ग्रामर मेरी ही लिखी हुई है, और एग्जामिनर ने सेम हमारी 5 साल पुरानी सीट उठाई, गूगल पे पड़ी हुई, और वहां से सवाल चेप दिया। ठीक है भाई, कितनी काम चोरी कर रहा है वो, तनख्वाह कटनी चाहिए भाई उसकी। आप जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई। आदमी चीनी की खपत 44.44% बढ़ा देता है। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4.4/9। कंजम्पशन 4/9 बढ़ा दिया क्योंकि चीनी का प्राइस p% कम हो गया। मेरे पास शॉर्टकट तरीका है, अगर कंजम्पशन 4 बढ़ा है तो प्राइस 4 कम हुआ होगा मेरे दोस्तों। बेस वैल्यू आएगा, बेस वैल्यू आएगी 9 + 4 13, 4/13, और परसेंटेज में इंटू 100%, तो प्राइस 400/13% कम हुआ। 400/13 क्या आएगा? 13 × 39 यानी कि 30 सही 10/13%। यही सवाल का आंसर था। बात समाप्त। कुछ करना नहीं, कुछ लिखना नहीं। सवाल नंबर 45, हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट ऑफ 0.325 एंड 1.0302? बोला इन दोनों के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे? जवाब देंगे मेरे प्यारे भाई, कितने अंक होंगे? इन दोनों के गुणनफल में पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे? देखो, जब मैं इनकी गुणा करूंगा, यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहां दशमलव के बाद मेरे दोस्तों 4 डिजिट है। जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो दशमलव मेरे दोस्तों ये 3 और 4 7 डेसिमल आने चाहिए, 7। लेकिन प्रॉब्लम है, आपको एक बात पता है कि जैसे ही 5 की गुणा होती है 2 में तो 0 बन जाता है। अब इसका तो कोई मतलब नहीं, जैसे लिखा हुआ है 0.7
0.7180, तो जीरो को थोड़ा ना काउंट करोगे, तो 3 ही डिजिट हुए ना डेसिमल के बाद, ये 3 ही अंक हुए डेसिमल के बाद। तो भाई मैं इनकी गुणा करूंगा तो मेरे दोस्तों 7 डिजिट्स आएंगे, लेकिन ये देखना है कि जीरो तो नहीं बनना कोई एंड में। पर 325 जो है 25 से कटने वाला नंबर है, 302 केवल 2 से कटने वाला है। 302 का मतलब होता है 2 गुणा 151, 2 से कटने वाला नंबर है। तो भाई यहां से 1 5 और यहां से 1 2 की जब गुणा होगी तो जीरो बन जाएगा। तो यानी कि सबसे आखिर में एक जीरो आएगा, तो यानी कि जीरो को काउंट करने का कोई मतलब है नहीं, तो 7 से 1 कम, यानी कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट ही होंगे बच्चों। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। यहां पर कोई यहां पे गुणा नहीं करनी थी कि आपसे गुणा का सवाल नहीं पूछा है एग्जामिनर ने। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? भाई समझ में आ रही है ना? भाई जब इनकी गुणा करेंगे तो 7 डिजिट आने चाहिए, लेकिन यहां पे एक 5 है, यहां पे 5 के यहां पे तो 2 5 है। 325 का मतलब होता है 25 गुणा 27, सॉरी 25 गुणा 13, क्लियर है? लेकिन यहां पे 2 5 है, लेकिन यहां तो एक ही 2 है ना, तो 1 5 और 1 2 ही मिलके जीरो बना पाएंगे, तो 7 से 1 डेसिमल कम हो जाएगा, 6 डेसिमल आएंगे। मुझे लगता है बात समझ में आई है। चलिए भाई सवाल नंबर 46 आएगा आपके सामने। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3675 था, विक्रेता ने इसकी बिक्री पर 12% की छूट दी और परिणाम स्वरूप 2% का लॉस हुआ। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर किसी साल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है या प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से। कंसेप्ट क्या है? सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, एक कंसेप्ट है। क्योंकि इस सवाल में दिया क्या, मार्क प्राइस आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए तो सीपी से एमपी का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपने डिस्काउंट कितना दिया 12, तो 100 माइनस 12 88। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ है, 2% का लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट कितना है? -2। लॉस कुछ नहीं है, लॉस जस्ट ए निगेटिव प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहां पे -2 रखेंगे, 100 माइनस 2 98, ये आ जाएगा। ठीक है, ये काटेंगे मेरे दोस्तों, 2 से चला जाएगा। आपसे क्या पूछा है? सीपी। अब सीपी मेरे दोस्तों मैं देखते ही समझ गया 88 आ रहा है, 88 में छुपा होता है 11, यानी कि सीपी जो भी होगा 88 में अगर 11 आ रहा है तो 11 से कटने वाला नंबर होगा। 11 से कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा, 3 5 8 11 से नहीं कटता, 3 7 10 ये 11 से नहीं कट रहा, ये तो ऑप्शन सी हो लिया। ए ऑप्शन आंसर है सवाल का। 3300 रुपए। मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है सवाल को, पेपर में बस आपको ऐसे ही करना है। द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इन द रेशियो 7:3। एक सिलेंडर की रेडियस हाइट का अनुपात 7:3 है, इसका वॉल्यूम 12474 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये आपसे पूछा है। देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं आप, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाई का मतलब होता है 22/7, यही तो होता है, और यही रखेंगे। जब कुछ सवाल में बोला ना जाए तो पाई को 22/7 लेंगे। मैं कितना भी कैलकुलेशन करता रहूं ऊपर तो 22 आएगा ही ना, 22 में छुपा होता है 11, यानी कि आंसर 11 से कटने वाला होगा। पहले देखो ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता, ये 11 से कटता है, ये 11 से नहीं कटता, ये भी 11 से कटता है, तो भाई मैं 2 ऑप्शन में फंस गया। अगर मैं H प्लस आर देखूंगा 10 आएगा, तो यानी कि ये सवाल ऑप्शन से होने वाला तो है नहीं, अब मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा। जरूर नहीं कि हर सवाल ऑप्शन से हो, कभी कभी एग्जामिनर चालाक निकल जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई लंबाई नापते हैं, जैसे रेडियस हाइट लंबाई है सेंटीमीटर में, हम एरिया नापते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। हम वॉल्यूम आयतन नापते हैं, वॉल्यूम किस में नापा जाता है? सेंटीमीटर क्यूब में। समझ रहे हैं, लंबाई की यूनिट सेंटीमीटर है, रेडियस हाइट का एक तरीके की लेंथ है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। बच्चे अक्सर करते हैं एक्स मान के, एक्स मत माना करो। सवाल में दिया है कि एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो 7:3 है, तो आप इसी रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करो। अगर सिलेंडर की रेडियस 7 है, हाइट 3 है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब रेडियस 7 है तो मैं कई बार बता चुका हूं कि पाई आर स्क्वायर आएगा 154। अगर आर 7 है तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट 154 आएगा, इंटू हाइट है 3। बस रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम ये होगा, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना है? 12474। बेस्ट तरीका बता रहा हूं, सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने गुना हैं? किसी को समझ में आ रहा है कितने गुना हैं? 8 बार जाएगा, 154 अट्ठे 1232,
फिर एक बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, 3 से 81 कट गया 27 बार, यानी कि वॉल्यूम का मल्टीपल 27 है। वॉल्यूम का मल्टीपल 27 है। वॉल्यूम 27 गुना है 27 टाइम्स। आयतन का मल्टीपल 27 आ रहा, रेशियो में कैलकुलेशन करो। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं। अगर वॉल्यूम का मल्टीपल 27 है तो लेंथ का मल्टीपल क्या होगा 3, एरिया का मल्टीपल क्या होगा मेरे दोस्तों 9। यानी कि अगर आपको लेंथ निकालनी है ना, वॉल्यूम का मल्टीपल 27 आया है, क्यूब पावर 3 होती है वॉल्यूम में, लेंथ में होती है भाई पावर 1। तो लेंथ जो होगी रेडियस अगर निकालेंगे तो 21 आ जाएगी, 3 गुना हाइट 3 गुना करेंगे 9 आ जाएगी। लेकिन रेडियस हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा है डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया, टोटल ये ना, हाँ टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया होगा जी 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। अब आप जानते हैं कि अगर r 7 है, मैं सर्कल के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता हूं, तो 2 पाई आर में डायरेक्ट 44 लिखूंगा। रेशियो के हिसाब से कल चलिए भी कैलकुलेशन, h प्लस आर आएगा जी 10, ये रेशियो के हिसाब से। अब मेरे प्यारे भाई एरिया का मल्टीपल कितना आया 9, तो मल्टीप्लाई बाई 9 और होगा, यानी कि ये आएगा मेरे प्यारे भाई 44 निम्मा। यानी कि मेरे दोस्तों ये तो आंसर है नहीं, ठीक है, ये आंसर है 4000 के नजदीक, 44 निम्मा 396। ये है एक्चुअल सवाल करने का तरीका पेपर में। समझने में टाइम लगेगा, ये सब चीजें प्रैक्टिस मांगती हैं, लेकिन ये बार बार एक्स मान के और ये सब से आप बच जाओगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। एक बार ऑप्शन पे जरूर नजर डालिया करो मेंसुरेशन के सवालों में जी। सवाल नंबर है आपके सामने 48, करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जबरदस्त सवाल। एक दुकानदार 12% प्रॉफिट कमाने के लिए अपने सहयोगी को एक वस्तु पर 152 रुपए का विक्रय मूल्य टैग लगाने के लिए कहता है। गलती से सहयोगी ने कीमत 125 रुपए लगा दी। नए विक्रय मूल्य के साथ दुकानदार को परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट क्या है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई, देखते हैं इस सवाल को कौन कर पाएगा। सवाल की लैंग्वेज पढ़ो मेरे दोस्तों, लैंग्वेज। एक दुकानदार ने भैया एक बंदा रख रखा है काम करने के लिए, वो कहता है यार मुझे ना सामान पे 12% का लाभ कमाना है। अब 12% का लाभ कमाने के लिए सामान कितने में बिकना चाहिए 152 रुपए में, तो उसने बोला चल 152 रुपए का स्टिकर लगा के चिपका दे। अब भैया जो काम करने वाला था वो थोड़ा ढीला था सुनने में, उसने 125 रुपए की कीमत लगा के चिपका दिया। तो बताओ 125 रुपए में बेचने पर दुकानदार को कितना प्रॉफिट या लॉस होगा ना। केयरफुली लिसन करेंगे, लिसन केयरफुली। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी क्या होता है मेरे दोस्तों 100%। अब आप लॉजिकली बात सुनो, जब आप सामान को 152 रुपए में बेचते हो 152 रुपीज में, तो आपको 12% का प्रॉफिट होता है। आपने 12% का प्रॉफिट कमाने के लिए बोला था कि भाई इसका सेलिंग प्राइस का जो टैग है 152 रुपए लगाओ। यानी कि 152 रुपए जो है 100% पे 12% का प्रॉफिट हुआ, 112% की वैल्यू है। बात समझ में आई। आपसे बस ये पूछा है कि जब आप सामान को 125 रुपए में बेचोगे तो 125 रुपए जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, केवल आपसे सवाल में पूछा और इतनी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है ना। ओके जी। अब अगर यहां पे गौर से देखें तो मेरे प्यारे भाई कितने गुना है, 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 28 बार है भाई, ये तो 8 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 8 एकम 8 19 बार, और मेरे दोस्तों चला जाएगा 8 से आपका 14 बार, 14/19 गुना है 14/19 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे की दिक्कत नहीं है, 14/19 गुना है, ठीक है ना। 152 उधर जाएगा तो 112/152 क्या होता है 14/19, तो ये भी 14/19 गुना होगा, तो 125 रुपए की वैल्यू आएगी 125 गुना 14/19। अगर 100% से कम आया मेरे प्यारे भाई तो लॉस है, 100% से अगर ज्यादा आया तो प्रॉफिट है, ये देखना है। अब चूंकि यहां पे आंसर अप्रोक्स है तो मैं यूनिट डिजिट डिजिटल सम जैसे कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताओ मेरे दोस्तों 19 का 114 है मेरे दोस्तों, कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे सर 11 बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो 19 पंजे 95 कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे सर 15 बच जाएगा, तो 19 अट्ठे 152 अप्रोक्स 6.58 जाएगा। 14 की 6.58 में गुणा करूंगा, 100% से कम आएगा, 100% से कम आएगा, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा भाई 14 चिंग 84 और 0.58, अगर 14 की 0.6 में भी गुणा करी जाए, 14 चिंग 84 होता है 8.4, 8.4 से कम आएगा मेरे दोस्तों, 8.4 से हल्का सा कम मान लेते हैं, सपोज 8.3, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 92.3 आ गया। ये अप्रोक्स आया मेरे दोस्तों 92.3 के आसपास, यानी कि 100% का सामान 92.3 में बिका। तो कितने कम में बिका मेरे दोस्तों, लगभग आपका 7%,
7 के आसपास आएगा, तो डी ऑप्शन आंसर होगा, ये आंसर नहीं है। आंसर 8% से कम आएगा। 100% का सामान 92.3 में बिका है, ठीक है जी। तो मैंने थोड़ा बहुत अप्रोक्स मारा है, तो इसका मतलब आपको अप्रोक्स 7 पॉइंट समथिंग का लॉस हुआ है। ऑप्शन डी है, ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, करना पड़ेगा। आगे चलेंगे 49 नंबर। पी, क्यू, आर और एस 4 प्राइम नंबर हैं, उनका योग 45 के बराबर है। बोला गया है पी से बड़ा है क्यू, क्यू से बड़ा है आर, आर से बड़ा है एस, तो पी की पावर 4 प्लस 2p का मान क्या होगा? 4 संख्याएं मेरे प्यारे भाई, पी क्यू आर एस, और चारों संख्याएं प्राइम है, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, और इनका योग जो है वो 45 के बराबर है। पी से बड़ा है क्यू, क्यू से बड़ा है आर, आर से बड़ा है एस। पी की पावर 4 प्लस 2p का मान आपसे पूछा, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पी का मान निकालना पड़ेगा। पी का मान आएगा 2 और सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। गजब गजब सवाल नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर से पूछे इन लोगों ने। आप कहोगे सर कैसे? भाई ये चारों संख्याएं प्राइम है, और प्राइम नंबर को जोड़ के क्या आ रहा है 45। 45 एक ऑड नंबर है। आप जानते हैं कि 2 ही अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 के बाद जितने प्राइम नंबर है सब ऑड होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। मात्र 2 ही एक मेरे प्यारे भाई इवन है। अगर मैं चारों नंबर इवन लूंगा, ई मतलब इवन, अगर इवन 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 इवन, अगर मैं चारों नंबर इवन लूंगा तो भैया ये सॉरी चारों नंबर अगर मैं ऑड लूंगा, इवन तो ले नहीं सकता। अगर मैं चारों नंबर ऑड लूंगा, ऑड, तो ऑड जमा ऑड इवन, ऑड जमा ऑड इवन, ये इवन नंबर नहीं आ जाएगा? ये तो इवन नंबर आना चाहिए जोड़ के। ऑड जमा ऑड इवन आता है, ऑड जमा ऑड इवन इवन आएगा, लेकिन आंसर तो ऑड दे रखा है। इसका मतलब इन चारों में मुझे कोई एक नंबर मेरे प्यारे भाई यहां पे इवन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि मैं ये भी ऑड लूंगा, ये भी ऑड लूंगा, ये भी ऑड लूंगा, मुझे ये वाला जो नंबर है इवन लेना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। तभी मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन नंबर आता है। अगर मैं इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ूंगा तो ऑड नंबर आता है, और ऑड में इवन जोड़ूंगा तभी जाके मेरा ऑड नंबर आ पाएगा। ये बहुत लॉजिकल बातें हैं मेरे प्यारे भाई, यानी कि मुझे इनमें से कोई एक नंबर इवन लेना पड़ेगा। चूंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है और वो इवन भी है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे पी का मान 2 ही लेना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी हो गई, ठीक है ना, क्योंकि मैं एकमात्र प्राइम नंबर ले सकता हूं 2, क्योंकि पी को सबसे छोटा रखना है तो पी की वैल्यू मुझे 2 लेनी पड़ेगी। यही सवाल का लॉजिक है। अगर पी का मान 2 आ गया तो 2 की पावर 4 16 प्लस 2 दूनी 4, 16 जमा 4 20 इस सवाल का आंसर है। जबरदस्त क्वेश्चन, भयंकर सवाल। आगे चलेंगे सवाल नंबर 50। नेक्स्ट सवाल भाई, एक और भयंकर सवाल आप लोगों के सामने, देखते हैं कौन कर पाएगा। मजा आएगा क्या करने में। देविंदर सुबह 8:25 पे अपने घर से निकलता है और 9:55 पे ऑफिस पहुंचता है। एक दिन वह सुबह 8:25 पे घर से निकला, लेकिन 3/10 दूरी नॉर्मल स्पीड का 6/7 गति से और बाकी दूरी नॉर्मल स्पीड का 7/6 यूजुअल स्पीड का 7/6 से तय करी। उस दिन देविंदर कितने बजे ऑफिस पहुंचेगा? ये भी भयंकर सवाल। देखो मेरे प्यारे भाई, देविंदर सुबह 8:25 पे घर निकलता है और 9:55 पे ऑफिस पहुंचता है। तो 8:25 से 9:55 तक कितना होता है मेरे दोस्तों? 55 35 90 मिनट हो गया, ये 90 मिनट। यानी कि वो देविंदर भाई साहब 1.5 घंटे में ऑफिस पहुंचते हैं। एक दिन वो सुबह 8:25 पे ही निकले घर से, 8:25 पे ही निकलते हैं, लेकिन 3/10 दूरी नॉर्मल स्पीड का 6/7 गति से तय करिए और बाकी दूरी जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, सामान्य जो गति, उसका 7/6 से तय करिए। तो देविंदर कितने बजे ऑफिस पहुंचेगा? देखो दूरी सेम है भाई, देविंदर भाई क्या जा रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस सेम है, कंसेप्ट कौन सा इस्तेमाल करूंगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है मेरे प्यार भाई। ये कंसेप्ट मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा। अगर आपने स्पीड को 6/7 गुना कर दिया, समझते रहिएगा, आपने अपनी स्पीड को यूजुअल स्पीड का 6/7 गुना कर दिया, तो जो समय है वो भी 7/6 गुना लगेगा। जो समय है वो 7/6 गुना लगेगा। बात क्लियर है? बताइए भाई साहब, बात क्लियर है कि नहीं?
यही बात तो आपको सोचनी है। अगर आपने स्पीड को 6/7 कर दिया तो टाइम रिवर्स हो जाएगा 7/6 गुना। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक बात बताओ, उनको नॉर्मली 90 मिनट लगता है, 8:25 से 9:55 पर ऑफिस पहुंचते हैं, तो 3/10 दूरी जाने में कितना समय लगेगा? अगर पूरी दूरी जाने में 90 मिनट लगता है तो 90 का 3/10 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 27 मिनट। अभी 9 से 27 मिनट लगेगा कि नहीं? बाकी दूरी जाने में फिर कितना समय लगेगा? 90 में से 27 घटाएंगे 63 मिनट, बाकी दूरी जाने में 63 मिनट का समय लगेगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अब आप हमें इस बात का जवाब दें। बहुत अच्छा सवाल बनाया भाई, ऐसा सवाल तो अभी तक आया ही नहीं एसएससी में। अब देखो 3/10 दूरी जानी है, उनको समय लगना चाहिए। अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलेंगे तो 3/10 दूरी जाने में 27 मिनट लगेगा। नॉर्मल स्पीड का 6/7 कर दिया, स्पीड का 6/7 कर दिया तो समय कितना लगेगा? 27 का 7/6 गुना, प्लस बाकी दूरी अगर नॉर्मल स्पीड से चलोगे तो 63 मिनट लगेगा। 90 में से 27 घटा है, 63 मिनट लगेगा। लेकिन आप जो है अपनी नॉर्मल स्पीड का 7/6 से चल रहे हो, स्पीड को आपने 7/6 कर दिया, स्पीड 7/6 कर दी तो टाइम क्या हो जाएगा? रिवर्स 6/7 टाइम्स लगेगा। यानी कि अब आपको ऑफिस पहुंचने में मेरे दोस्तों इतना टाइम लगेगा। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। जस्ट कैलकुलेट करना है, 7 नाम 63 है भाई, और 6 से मेरे दोस्तों 4.5, तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 54 और 31.5, 54 और 31.5 आएगा 85.5 मिनट। यानी कि अब ऑफिस पहुंचने में 85.5 मिनट लगेगा। 85.5 मिनट, यानी कि पहले 90 मिनट लगता था, अब 85.5, 4.5 मिनट कम लगा है। यानी कि 9:55 से 4.5 मिनट कम ले लो तो 9:50 30 पे पहुंचेंगे। सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है भाई, 85.5 मिनट का समय लगेगा। पहले कितना लग रहा था? 90 मिनट, अब लग रहा है 85.5 मिनट, तो 4.5 मिनट कम लगा, 4.5 मिनट समय कम लगेगा। अगर पहले 9:55 पे ऑफिस पहुंच रहे थे तो 9:55 से 4.5 मिनट कम करोगे तो 9:50 और जो है 30 सेकंड और लगेगा फालतू। 9:50 30 AM पे आप एग्जैक्ट ऑफिस पहुंचोगे। सी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। जबरदस्त क्वेश्चन, भयंकर सवाल। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन क्रिएटिव चीज पूछी गई है मेरे प्यारे भाई। ठीक, उससे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि मैं बच्चों की पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करता हूं यूट्यूब पे। बहुत सारे हमारे फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, और इस बार जब मैं 2023 के सिलेक्टेड स्टूडेंट से मिला तो उसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो किसी पेड क्लासेस में थे ही नहीं, उन्होंने मात्र यूट्यूब की क्लासेस देखकर ही सिलेक्शन ले लिया। हालांकि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, उन्होंने बीटेक वगैरह करी हुई थी। लेकिन कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड का बालक जो भी मैं यूट्यूब पे कंटेंट डालता हूं उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। अगर उसको बेसिक थोड़ी बहुत पता है तो वो परम फायदा उठा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जिन पे अलग अलग टाइप का कंटेंट अपलोड होता है, आप सभी इनको सब्सक्राइब कर लो, सभी ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये हमारा मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। गगन प्रताप टॉक्स में केवल मोटिवेशन, स्टूडेंट्स जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स से बातचीत होती है वो मैं वहां पे अपलोड करता हूं। ठीक है भाई, मैथ्स 110 सेकंड्स में मैं फिक्स टाइप के, ठीक है, जैसे ये सब सवाल के जो मैं करवा रहा हूं ये सब है यूनिक सवाल, मुश्किल सवाल, अलग से सवाल जो पेपर में आए। लेकिन पेपर में 80% क्वेश्चन तो फिक्स टाइप के आता है, 20% ही तो ऐसे सवाल आते हैं। हालांकि सिलेक्शन इन्हीं से डिसाइड होता है। तो फिक्स टाइप के जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं इस चैनल पे शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड करता हूं। बहुत ज्यादा समय बच्चों का नहीं लेता। और मैथ्स कंसेप्ट किंग तो आप जानते ही, आपका प्यारा दुलारा चैनल है। टॉपर गाइडेंस, उस पर आपके सीनियर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के इंटरव्यू अपलोड होते हैं। इन सभी चैनल्स को भाई आप जरूर जो है सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब आगे चलेंगे। सवाल नंबर 51 आपके सामने कौन करेगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का ये खतरनाक सवाल भी प्राइम नंबर का है। पता नहीं किसने प्राइम नंबर का नशा सुंघा दिया, हर जगह प्राइम नंबर पूछ रहा है। देयर आर 5 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। 5 अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं। पहली 4 संख्याओं का गुणनफल 6545 है और लास्ट की 4 संख्याओं का गुणनफल 24871 है। लास्ट की 4 संख्याओं का गुणनफल 24871 है। अंतिम अभाज्य संख्या क्या है? फाइनली अभाज्य संख्या क्या है? आप इस सवाल को ऑप्शन से करने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक एक ऑप्शन को पकड़ना फिर डिवाइड करना मुश्किल काम है। 5 अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं मेरे दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में। 5, 1 2 3 4 5।
एक बात यहां पे गौर करने वाली है, यहां 5 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं। यहां यह नहीं बोला गया कि 5 लगातार अभाज्य संख्या, कॉन्जिक्यूटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लगातार शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी कि प्राइम नंबर बढ़ते क्रम में तो हैं, पर जरूर नहीं कि वो लगातार हों। ठीक है, इसलिए सवाल और नया सा बन गया भाई। पहली 4 संख्याओं का गुणनफल 6545 है। 6545 को देख के जरूर पता चल गया मेरे दोस्तों कि ये नंबर 5 से कट रहा है। यानी कि 5 तो हो ही गया मेरे दोस्तों, एक नंबर 5 तो हो ही गया। 3 से कट रहा है क्या? 5 4 9 6, ये नंबर 3 से नहीं कट रहा। इसके बाद मेरे दोस्तों ये नंबर देखो 11 से भी कट रहा है, 6 4 10 5 5 10, तो एक नंबर 11 भी हो गया। अच्छा, 5 और 11 के बीच में 7 आता है, 7 से कट रहा है क्या? 545 और 6 का डिफरेंस 539, 7 7 49, 4 7, हाँ जी बिल्कुल, ये 7 से भी कट रहा है। ये नंबर 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, ये नंबर 11 से भी कट रहा है। 5 7 11 देखो तीनों लगातार प्राइम है। ठीक, 11 के बाद आता है 13। क्या इनका गुणनफल 6545 आएगा? नहीं। मैं बात जानता हूं कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जो होता है वो 1001 होता है। अब 1001 की 5 में गुणा कर दूंगा तो 5005 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसकी 5 में गुणा कर दूंगा तो 5005 आ जाएगा, तो 13 नहीं है। जब 13 नहीं है तो मेरे दोस्तों अगला फिर आपका 13 के बाद 17 17 आया होगा, गारंटी है मेरी। 17 ठीक है ना? 5 गुणा 7 गुणा 11 385, 385 गुणा 17, ठीक है ना? लगभग देखो 6800 के नजदीक बिल्कुल पहुंच रहा है। यही 6545 बनेगा। यानी कि 5 7 11 17, तो पहली 4 संख्या पता चल गई। अब बोला लास्ट की 4 संख्या गुणनफल 24871 है। ये जो लास्ट की 4 संख्याएं हैं इनका गुणनफल है 24871, एंड में 1 आना चाहिए। अब 7 एकम 7, 7 7 49, 9। अब 9 की 7 में गुणा करूंगा 1 नहीं आएगा, 9 की 3 में गुणा करूंगा 1 नहीं आएगा। अब या तो 19 बचा या 29 बचा। अब यूनिट रीट मैच करना चाहिए ना, 1 आना चाहिए। 7 एकम 7, 7 49, 9 9 नाम 81, 81 में 1 आता है 19। अब 7 गुणा 11 गुणा 17 गुणा 19 क्या 24871 बनेगा? 7 गुणा 11 गुणा 17 क्या आता है? 11 गुणा 17 187, 7 गुणा 19 133। 187 के 133 में गुणा करूंगा, 187 को 200 मान लो, 200 के 133 में गुणा करूंगा लगभग 26,000। 26,000 से कम रहेगा, 26,000 से कम है, बिल्कुल सही, सेटिस्फाई होगा, यही आंसर है 19। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे ना, फाइनली 19 आएगी। तो संख्याएं 5 7 11 17 19, ये संख्या जिनमें सबसे बड़ा है 19। हिट एंड ट्रायल वाला सवाल है, अच्छा सवाल। देख रहे हो कितनी कसरत करवा रहा दिमाग से। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, एक वस्तु 23.75% के प्रॉफिट और बेची गई। यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस वास्तव में उससे 1,000 रुपए अधिक होता, सीपी 1,000 रुपए ज्यादा होता, और सेलिंग प्राइस अपरिवर्तित रहता, सेलिंग प्राइस अनचेंज रहता, तो अर्जित लाभ केवल 10% होता, तो प्रॉफिट केवल 10% होता। वस्तु का ओरिजिनल लागत मूल्य क्या है, यह आपसे पूछा गया। वस्तु का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, बताओ कौन करेगा। हालांकि 23.75 को आप सिंपल उसमें भी कर सकते हो कन्वर्ट, पर जरूरत नहीं लग रही मुझे। देखो बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, ये इफ वाला पैटर्न है, इफ वाला। हम अलग से इसको पढ़ाते हैं मेरे दोस्तों अपने बैच में, इफ वाले पैटर्न के नाम से अक्सर पेपर में आता है। एक वस्तु 23.75% के प्रॉफिट पर बेचेगी, क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 है तो 100 का सामान, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 है तो 100 का सामान 123.75 में बेचा गया, ये मतलब हुआ। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 100 का सामान 123.75 में बेचा गया। बोला है यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1,000 रुपए अधिक होता, अगर वस्तु का सीपी 1,000 रुपए ज्यादा होता, 1,000 रुपीज ज्यादा होता, सीपी 1,000 रुपए ज्यादा होता, और सेलिंग प्राइस अनचेंज रहता, विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता, यानी कि विक्रय मूल्य सेम वही रहता। अगर पहले विक्रय मूल्य 123.75 है तो आज भी मेरे दोस्तों विक्रय मूल्य सेम यही है 123.75, तो प्रॉफिट 10% होता। प्रॉफिट कितना होता है? 10%, यानी कि प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। सीपी पे 10% का प्रॉफिट होता, यानी कि सीपी पे 10% प्रॉफिट के बाद 123.75 आता। सेलिंग प्राइस पहले भी 123.75 है, अब भी 123.75 है, लेकिन अब प्रॉफिट 10% है, तो 10% प्रॉफिट के बाद 123.75 में सामान बिका है। तो आप मुझे बताओ कि सीपी क्या है। अब वस्तु का सीपी क्या है?
अगर कोई सामान 123.75 में बिका और आपको 10% का लाभ हुआ, 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 का सामान 11 में बिका, ये 11 यूनिट की वैल्यू है। यहां से 10 यूनिट की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा सीपी। अभी 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंजी 55, ये आ गया 112.5, 10 से गुणा भी है 112.5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछा है ओरिजिनल सीपी बताओ, पहले सीपी 100 था, अब सीपी 112.5 हो गया, 100 से 112.5, सीपी कितना बढ़ गया 12.5, जबकि सीपी बढ़ा कितना है 1000 रुपए। 12.5 की वैल्यू 1000 रुपए कितने गुना, 80 गुना। आप जानते हैं 125 अट्ठे 1000 होता है, मैंने बोला 125 का पहाड़ा याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 12.5 गुणा 80 आएगा 1000, तो ओरिजिनल सीपी 100 है, तो 100 की वैल्यू भी 80 गुना आएगी 8000 रुपए। यानी कि वस्तु का जो मेरे दोस्तों वास्तविक लागत मूल्य है वो ए ऑप्शन 8000 रुपए। जबरदस्त सवाल, ये वाला भी भयंकर क्वेश्चन नहीं है, ये इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 53 आपके सामने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का करके बताएंगे। जमहूरी सवाल बनाओ। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 24% और 45% की वृद्धि होती है, जबकि ऊंचाई में 55% की कमी की जाती है ऊंचाई में, तो इसके वॉल्यूम में कुल कितना प्रतिशत होगा? वॉल्यूम में कितना प्रतिशत आएगा चेंज? आयतन में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होना चाहिए? बेहतरीन बात। आप जानते हैं कि किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुणा बी गुणा एच। सवाल के अनुसार जो घनाभ है ना, घनाभ की लंबाई 24% बढ़ गई, चौड़ाई 45% बढ़ गई, और हाइट 55% कम होगी, 55% कम हो गई। वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? हालांकि आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव तो मल्टीप्लाई, सवाल रेशियो से भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मेरा मन हट गया रेशियो से, मैं अप्रॉक्स सॉल्व करूंगा। क्योंकि मैंने देख लिया कि 2 ऑप्शन तो इंक्रीज हैं और 2 ऑप्शन डिक्रीज हैं। इंक्रीज और डिक्रीज में जमीन आसमान का फर्क है। 2 ऑप्शन इंक्रीज वाले हैं, 2 ऑप्शन डिक्रीज वाले हैं, ठीक है ना। और देखो वैल्यू भी 19.1 और 14.9, देखो कितना डिफरेंस है मेरे दोस्तों, 4% का डिफरेंस है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई यहां तो मैं अप्रोक्स लगा सकता हूं। अभी आप जानते हैं एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। जहां मल्टीप्लाई आएगा, जहां बीच में मल्टीप्लाई आएगा सक्सेसिव, बीच में प्लस आएगा तो डेविएशन। यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो 24, 45 और -55 का सक्सेसिव होगा। मुझे बस ये देखना है, ठीक है भाई साहब। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ आसान कहां से पड़ेगा? इन दोनों का सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर लो, मैं इन दोनों का सक्सेसिव भी कर सकता हूं, ठीक है भाई। मेरे को ये आसान लगेगा, मैं इन दोनों का भी कर सकता हूं मेरे प्यारे भाई। 45 और -55 का सक्सेसिव क्या आएगा मेरे दोस्तों? 45 - 55 माइनस का 10, -45 गुणा 55, 45 गुणा 55 क्या आएगा भाई? लगभग 2500 आएगा। लगभग 25 से 5 कम कर दिया, 5 ज्यादा, लगभग 2500 आएगा मेरे दोस्तों। 2500 बटे 100 25, तो -10 और -25 -35%, तो माइनस का 35 हो गया। 45 और -55 का, अरे भैया 45 - 55 -45 गुणा 55 बटा 100, ये आएगा है। 45 - 55 कितना आ जाएगा? -10। ये वैल्यू लगभग 2500 आएगी। 2500 बटे 100 -25 -10 -25 -35 नहीं हो गया? ये दिमाग में कर सकते थे। अब 24 और -35 का जब मैं सक्सेसिव निकालूंगा तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा इसका मतलब इंक्रीज नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन बच गए डिक्रीज वाले। 24 और -35 का सक्सेसिव क्या आएगा मेरे दोस्तों? 24 - 35 माइनस का 11 माइनस 24 गुणा 35, 24 गुणा 35 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 720 और 120, 840, 840 बटे 100 8.4, यानी कि 11 8 19 आ गया। तो 19% के आसपास डिक्रीज होगा। तो आंसर है इस सवाल का ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आंसर है, डी नहीं हो पाएगा। खत्म। बोलिए, इस तरीके से आपको सवालों को करना है, कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम? फिर मुंह उठा के प्राइम नंबर का सवाल दे दिया इसने। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पता नहीं कांस्टेबल का पेपर ले रहा है कि प्राइम नंबर का ले रहा है। 4 ऑप्शन दिए, बड़का बड़का दिया है ना, बच्चों को हिला देने वाला। कौन सी संख्या अभाज्य है? अब अभाज्य संख्या का तो कोई नियम भी नहीं है ना। आप ये बात जानते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो 6k ± 1 फॉर्म में होते हैं।
प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे इसमें से 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। देखो ये नंबर तो प्राइम है नहीं, क्योंकि यहां आ रहा है एंड में 5 और 5 मेरे दोस्तों आ रहा है, तो ये नंबर 5 से कटेगा, तो ये प्राइम नहीं है। बचे 3 ऑप्शन, सारे के सारे ऑड नंबर हैं मेरे प्यारे भाई। तो पहले आसान चेक करो, सबसे पहले 3 और 9 का चेक कर लेते हैं डिजिटल सम। कहीं ये 3 और 9 से तो नहीं कट रहे है भाई? 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, 7 7 14 5 19, 19 मतलब डिजिटल सम 1। यहां देखेंगे 4 4 8 1 9, 3 3 6 9 15, ये नंबर 3 से कट रहा है, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, नंबर 3 से कट रहा है, ये नहीं हो सकता प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या जो ये 1 से कटे और खुद से कटे और किसी से ना कटे। ठीक है भाई, 7 2 9, 4 4 8 1 9, इसका भी डिजिटल सम 3 आ रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी नहीं है। तो आंसर आ गया जी पहला ऑप्शन, ये आंसर है। मैंने ये चेक नहीं किया कि कौन सा नंबर प्राइम है, क्योंकि उसके लिए तो भैया आपको पूरी प्राइम नंबर की एक थ्योरी बनी हुई है, वो लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा समय लगेगा। मैंने ये चेक किया कि कौन सा नंबर प्राइम नहीं है, और जब नहीं वाले हटा दोगे जो जो बचेगा वही आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हिट एंड ट्रायल से सवाल करना है मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने अगला 55वां सवाल, करके बताएं। A goods train traveling at a constant speed crosses two person walking in the same direction as that of train in 10.6 second and 11 second respectively. The first person was walking at 5.4 km per hour while the second was walking at 6.3 km per hour. What was the length of train? ट्रेन की लंबाई क्या है? ऑप्शंस आपके सामने ABCD करके 4 ऑप्शन है। बढ़िया सवाल भाई। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां ट्रेन की स्पीड पता करनी पड़ेगी। तो भैया मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है s किलोमीटर पर आवर है, ओके। यहां पे आदमी जो है उनकी स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। यहां पे आपको 2 केस दिए हुए हैं कि एक ट्रेन 2 आदमी को क्रॉस करती है और दोनों आदमी जो है ट्रेन की दिशा में चल रहे हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं 2 आदमी, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ट्रेन के। पहले आदमी को 10.6 सेकंड में, दूसरे को 11 सेकंड में। पहले आदमी की स्पीड 5.4 है, दूसरे की 6.3 किलोमीटर पर आवर है ट्रेन की लंबाई। देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो ट्रेन कितनी दूरी जाती है? खुद की लंबाई के बराबर। ट्रेन ने आदमी को क्रॉस किया है तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, आदमी की स्पीड कम होगी। तो भैया लेंथ क्या होती है? रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी भाई? S1 माइनस S2। पहले आदमी की स्पीड 5.4 किलोमीटर पर आवर है, पहले आदमी को क्रॉस किया है ट्रेन ने 10.6 सेकंड में, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। गौर करने की बात यह है कि यहां किलोमीटर पर आवर में है और ये टाइम सेकंड्स में है। हालांकि सेकंड्स को आप आवर में बदलोगे तो कट ही जाएगा, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है। ये पहला केस है। दूसरा केस भी दिया हुआ है कि एक ट्रेन दूसरे आदमी को क्रॉस करते हैं, दूसरे आदमी की स्पीड है 6.3 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? S माइनस 6.3। कि ट्रेन और आदमी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, और दूसरे आदमी को पार करने में 11 सेकंड का समय लगा। ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ये भी ट्रेन की लंबाई, ये भी ट्रेन की लंबाई, ये बराबर होना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि यहां स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में, पर टाइम सेकंड में। अगर यहां आप सेकंड को आवर में बदलोगे तो दोनों तरफ से कट ही जाएगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहां से केवल कैलकुलेशन करनी है। ये 11s है, ये 10.6s है। 11s और 10.6s का डिफरेंस आएगा 0.4s। तो 0.4s इक्वल टू क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 11s, ये 10.6s उधर जाएगा, तो ये माइनस 11 इंटू 6.3 इधर, 11 इंटू 6.3, 11 इंटू 6.3 माइनस 5.4 इंटू 10.6, ये ट्रेन की स्पीड आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां से क्या आएगा प्यारे बच्चे? 0.9। यहां से मेरे दोस्तों क्या आएगा? 0.9 कॉमन आएगा। जब 0.9 कॉमन आएगा तो स्पीड 9 का मल्टीपल आएगी। बेटा मेरा तो दिमाग चलने लगा, मैं तो खुरापाती हो गया। यहां से मैं देख सकता हूं कि इधर है 0.4, इधर ये 10.6s, 11 में गुणा करेंगे 11s, 11 और 10.6 का डिफरेंस 0.4s। यहां जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो देखो 9 यहां भी, 9 यहां भी है, तो s की जो वैल्यू आएगी 9 का मल्टीपल आएगी, 9 का मल्टीपल। जब s की वैल्यू 9 का मल्टीपल आएगी
और मैं यहां पे रखूंगा मेरे प्यार भी वैल्यू, लेकिन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 भी तो करना पड़ेगा। भाड़ में गया मेरा दिमाग। सॉल्व करते हैं भाई। तो मेरे दोस्तों ज्यादा खुरापाती नहीं बनेंगे, 0.9 कॉमन ले लेंगे छोटे बालक की तरह। क्या बचेगा 7, 11 7 77। 0.9 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 6। 6 की 10.6 में गुणा 60 और 3.6 63.6, ठीक है, बटे 0.4। 0.4 आएगा नीचे, ये कैंसल आउट। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 9/4 गुणा 77 में से 63.6 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आएगा आपका 12.4। क्या ठीक कर रहे हैं हम? 12.4 नहीं मेरे दोस्तों, 13.4। 63 और 13 76, 76 और 0.6 और 0.4 वो हो जाएगा आपका 177 हो जाएगा। तो 9/4 इंटू 13.4 ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप मेरे प्यारे भाई यहां पर 4 से काट भी सकते हैं। वैसे 4 से अगर मैं इसको काटूंगा, कैलकुलेटिव ज्यादा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मेरी मजबूरी है, उठा ले दो फायदा एग्जामिनर को। 4 तिया 12, यहां से बचेगा 1 4, फिर 4 तिया 12, 2 और 4 पंजे 20। 9 इंटू 3.35 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये एस आ गया मेरे दोस्तों, 9 इंटू 3.35, दिस इज एस। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। कैलकुलेट मत करो, आपको पूछा ट्रेन की लंबाई, ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए मेरे दोस्तों, ये वैल्यू यहां पे रख देते हैं 9 इंटू 3.35। एस की जो वैल्यू आई है वो है 9 इंटू 3.35 किलोमीटर पर आवर। अब ये वैल्यू जब मैं यहां पे रखूंगा, दिमाग लगाते रहिएगा, तो 9 तो कॉमन ही आ जाएगा भाई, ये 9 तो कॉमन ही आ जाएगा। ये क्या बचेगा मेरे दोस्तों, ये बचेगा 3.35 अभी, और 9 कॉमन ले लिया तो बचेगा 0.7, 9 7 63। यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, 3.35 बचेगा, यहां से बचेगा 0.7। और जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे दोस्तों क्या आएगा, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 0.70 माइनस करना है ना, इस पे पहले 0.35 माइनस हो जाएगा, फिर 0.35 माइनस हो जाएगा 2.65। 2.65 ये स्पीड आई है S1 माइनस S2 किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड में, मीटर में लंबाई बतानी तो मीटर उसमें बदलना मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुणा। यहां से कैलकुलेशन मुश्किल लग रही थी इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया, यहां से आसान लग रही थी इसलिए मैंने ये किया, फिर मल्टीप्लाई बाई 11 ये आएगा। अरे यार ये तो मैं भूल गया, आंसर में 11 आ रहा, भाई 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल आंसर होगा, ये भी तो देख सकते थे हम। 7 9 16, 16 5 21 और ये 9, ये 11 से नहीं कटता। 7 8 15, 15 5 20 और 20 और 9 ये 11 से कटता है। 7 6 13, 13 5 18 और ये 9 ये 11 से नहीं कटता। 7 7 14, 5 19, 19 माइनस 4 15, 11 से नहीं कट रहा। हम बहुत बड़े मूर्ख हैं जो इतना लंबा किए, मैं फर्जी अपना ज्ञान यहां पे पेल रहा हूं। हमको 11 का मल्टीपल देखते ही पता चलेगा, एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा था, बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी सवाल में। यहां 11 आ रहा है तो 11 तो कटेगा नहीं मेरे प्यारे भाई। जब 11 कटेगा नहीं, क्योंकि 11 कटने के लिए स्पीड को बटे 11 होना होगा, बटे 11 पॉसिबल नहीं है इतनी गंदी स्पीड, तो यानी कि 11 से कटने वाला नंबर आएगा वो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, हालांकि सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्तों, ये आना चाहिए, मैंने तो सॉल्व कर भी दिया। 9 से 18 2 बार चला जाएगा। अब 2.65 और 11 पंजे 55, अब 55/2, 55/2 मतलब 27.5 आएगा। ठीक है भाई, अब ये आपको कैलकुलेशन करना है, आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ही बेकार सा है। ठीक है भाई, मैं मैच कर लेता हूं एक बार। 72.875 एकदम करेक्ट आ रहा है, लेकिन इस सवाल में इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई बच्चा सॉल्व करना चाहे ना तो इतना करना पड़ेगा भाई साहब, बट जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 11 का मल्टीपल आप चेक कर लोगे, एक ही ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, बी वो सही हो जाएगा। आगे चलेंगे तो 2017 में थी 3,68,000, 2020 में होगी 3,27,200। तो शहर की जनसंख्या में कितने परसेंटेज की कमी आई, ये नहीं पूछा कि शहर की जनसंख्या में हर साल कितने परसेंट की कमी आई है, टोटल कितनी कमी आई। तो भैया 3,68,000 से 3,27,200 हो गई मेरे प्यारे भाई। तो रेशियो लेते हैं, 20 से 20 हट जाएगा भैया। आप देखो 3680 से 3272 हो गया, कितना कम हो गया मेरे दोस्तों, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 8 और ये 36 माइनस 32 4, 408, 408 की कमी हो गई। 3680 से 3272 हो गया तो 408 की कमी होगी, तो अप्रोक्स कितना हुआ
3680 का 10% होता है 368, तो 10% से तो ज्यादा आएगा, लगभग 11%। अगर 3680 का 10% निकालूं तो 368, 10%, 1% निकालूं 360.8, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो लगभग 400 के नजदीक पहुंचूंगा कि नहीं। इन दोनों को जोड़ूंगा भाई, ये 3680 का 10% है, 1% है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो लगभग 408 के नजदीक पहुंचेगा, 400 के नजदीक, यानी कि अप्रोक्स 11% की कमी आई है। यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है, वो नहीं कि लगे भाग करने। एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 24% अधिक तय की, बेचते समय 15% की छूट देता है, 27 रुपए का लाभ कमाया, तो आपसे पूछा है सीपी क्या है। सीपी आपसे पूछा है, तो भैया डीलर ने मेरे दोस्तों वस्तु की जो कीमत है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 24% ज्यादा तय की, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 24% ज्यादा रखा है डीलर ने। बेचते समय वो 15% की छूट भी देता है, 15% डिस्काउंट देने के बाद जो सामान बेचता है, और 27 रुपए का प्रॉफिट कमाया। आपसे पूछा है प्रोडक्शन कॉस्ट सीपी क्या है। तो प्रॉफिट क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का सक्सेसिव। 24 और -15 का सक्सेसिव क्या आएगा, 24 - 15 9 माइनस 24 गुणा 15 360/100 3.6, तो 9 में से 3.6 घटाएंगे तो 5.4%, 5.4% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ कितने का, 27 रुपए का, यानी कि हर कोई ये कह सकता है कि सिर्फ 5 गुना है। प्रॉफिट होता किस पे, सीपी पे 100%, तो 100% की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, यानी कि 500 रुपए। तो वस्तु का सीपी ए ऑप्शन आ गया, उत्पादन की लागत 500 रुपए। बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है मेरे दोस्तों, दिमाग में किया जा सकता है। सवाल नंबर 58, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल, रेस वाला क्वेश्चन करेंगे भाई साहब। 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। ए की गति का बी की गति से अनुपात 2:1 है, बी की गति बताओ। सवाल के अनुसार ए और बी की स्पीड का रेशियो 2:1 है, ये बोला गया है। एक रेस दौड़ी गई भी 600 मीटर की, ए ने बी को 5 सेकंड की जो है हेड स्टार्ट दिया है, फिर 20 सेकंड से ए ने दौड़ जीत ली। क्या मतलब इसका, जैसे 600 मीटर की रेस हो रही है तो ए कहता है देख भाई मैं यहीं खड़ा हूं बी, तू 5 सेकंड पहले दौड़ ले मुझसे, तू 5 सेकंड पहले खुद दौड़ ले, तेरे 5 सेकंड दौड़ने के बाद मैं दौड़ना शुरू करूंगा। ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी ए 20 सेकंड से जीत गया, यानी कि ए फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया, ए यहां से यहां पे पहुंच गया, लेकिन बी को फाइनल पॉइंट पे पहुंचने में 20 सेकंड और लगेंगे। यानी कि ए ने जो है बी को 5 सेकंड तो स्टार्ट पहले दे दिया और 20 सेकंड पहले रेस खत्म कर ली। यानी कि अल्टीमेटली इस पूरी रेस को दौड़ने में जो है, इस पूरी रेस 600 मीटर को दौड़ने में बी जो है वो ए से 25 सेकंड ज्यादा लेता है। बी जो है वो ए से 25 सेकंड ज्यादा लेता है। समझ में आया, क्लियर है भाई। दोनों ने रेस पूरी दौड़ी यहां से यहां तक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ए ने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 सेकंड बाद दौड़ना शुरू किया, पहले बी अकेले दौड़ा 5 सेकंड तक, ए ने पूरी रेस खत्म कर ली, बी बेचारा यहीं तक ही पहुंच पाया अभी। यानी कि बी 5 सेकंड तो खुद अकेले दौड़ा और अभी बी को रेस खत्म करने में 20 सेकंड और लगेगा, यानी कि पूरी रेस खत्म करने में बी जो है वो ए से 25 सेकंड ज्यादा लेता है। यानी कि अगर स्पीड का रेशियो 2:1 है तो ए और बी को जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो 1:2 होगा। टाइम में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का, जबकि टाइम में डिफरेंस कितने का है, 25 सेकंड। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछेगा बी की स्पीड, तो बी का जो टाइम आएगा 2 यूनिट के लिए 50 सेकंड, यानी कि बी पूरी रेस खत्म करने में 50 सेकंड लेगा, ये मैंने पता लगा लिया। तो 600 मीटर की रेस दौड़ने में बी 50 सेकंड लेता है, तो बी की जो स्पीड आएगी 600/50, 12 मीटर पर सेकंड बी की स्पीड है। यही सवाल का आंसर है, बात खत्म। जबरदस्त सवाल था, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे। एक मोबाइल फोन 39,300 रुपए नगद भुगतान पर या 7,450 नगद अग्रिम भुगतान और 3 समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 20% की दर से ब्याज लेता है जो एनुअली रूप से कंपाउंड होता है, तो किस्त की राशि क्या है। यह सवाल आपसे पूछा गया है, करेंगे। बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे भाई। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। इंस्टॉलमेंट की हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट नहीं आता तो पहला वो वीडियो देख लें, समझ जाओगे। देखिए, एक मोबाइल फोन खरीदने के 2 तरीके हैं।
या तो 39,300 रुपए कैश जमा करो, मोबाइल फोन घर को ले जाओ, बात खत्म। या फिर 39,300 रुपए आपके पास नहीं है तो कम से कम भाई आपको 7,400 रुपए तो इंस्टेंट पे करने पड़ेंगे, कैश डाउन पेमेंट। 7,450 रुपए कैश पेमेंट करो और बाकी के अमाउंट की आप किस्त बनवा लो, जिससे आप हर साल देते रहना। आप बोलोगे सर सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है, तो 39,300 में से 7,450 रुपए की आपने कैश डाउन पेमेंट करी, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 50 और 12 में 4 गया 8, 31,850 रुपए बचा। इसकी आपने मेरे दोस्तों किस्त बनवा ली, जिससे आप एनुअली पे करोगे और ब्याज एनुअली रूप से कंपाउंड हो रहा है। ब्याज की दर कितनी है? 20% पर एनम। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। अगर आपने 5 उधार लिया है तो 1 साल बाद वो अमाउंट 6 हो जाएगा। अगर आपने 5 स्क्वायर उधार लिया है तो 2 साल बाद 6 स्क्वायर हो जाएगा। ये बात जानते हैं मेरे दोस्तों आप। 5 का स्क्वायर 25 का उधार है, 2 साल बाद 36 चुकाना होगा। अगर आपने अभी 5 का क्यूब 125 उधार लिया है तो मेरे दोस्तों 3 साल बाद 6 का क्यूब 216 आपको चुकाना पड़ेगा। किस्त आपने सेम बनवाई है, ठीक है भाई, सेम ही है ना किस्त। 3 समान वार्षिक किस्तें हैं, ठीक है, किस्त आपको सेम रखनी है। तो भाई यहां किस्त 216 की, यहां 36 के 6 की गलत बात है, यहां भी 216 बना लेते हैं। 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का 150 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहाँ किससे गुणा? 36 से गुणा मेरे दोस्तों। यहां 36 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी कि आपने प्रत्येक किस्त का जो अमाउंट है सेम बना लिया। ये भी 216 की किस्त दी है, ये भी 216 की किस्त है, ये भी 216 की किस्त है। यानी कि मेरे दोस्तों एनुअली रूप से आप 216 यूनिट की किस्त देते हो। क्लियर है? आपको टोटल कर्जा उतारना कितना है? आपको टोटल कर्जा उतारना 31,850। टोटल डेप्ट आप कितना उतारेंगे मेरे प्यारे भाई? ये डेप्ट आपने लिया है, ठीक है भाई। 180 प्लस 150 330, 330 में 125 जोड़ेंगे 355, 355। 355 की वैल्यू 31,850 से बताओ कितने गुना है? जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। ठीक है ना। 180 और 150 मेरे दोस्तों 330, 330 और 125 455। तभी तो कहें कट क्यों नहीं रहा ये? 455 आएगा। ये क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? 455 आएगा। इन टोटल जोड़ूंगा तो आपका जो डेप्ट जो आपने लिया है वो 455 यूनिट आएगा। 455 यूनिट के लिए 31,850 रुपए है। अब बताओ कितने गुना है? 7 गुना साफ साफ दिखाई दे रहा है। 407 2800, 50 सत्ते जो है आपका आ जाएगा 350, बिल्कुल सही। यानी कि 70 टाइम्स है, 70 गुना। अगर एक यूनिट की वैल्यू 70 आ गई है तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भी 216 यूनिट है। 216 यूनिट की वैल्यू भी 70 गुना, यानी कि 14,000 और 16 सत्ते 112, 1120, तो 15,120 रुपए सवाल का आंसर है। बात समाप्त। प्रत्येक किस्त जो होगी 15,120 रुपए की होगी। डी ऑप्शन। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आंसर जो भी होगा 216 से कटने वाला होगा। 216 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए इस सवाल को करने के लिए, ठीक है जी। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 60 मेरे प्यारे भाई। 80 में से 60 टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 20 और बाकी हैं। लगे रहो मेरे साथ, पूरा देखना है, एंड तक छोड़ना नहीं है। रजनीश ने हर महीने सोने में निवेश करने का फैसला किया। अब सोना, सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। कहीं तुम सोने वाला सोना समझो। रजनीश ने डिसाइड किया कि हर साल गोल्ड खरीदूंगा, बहुत पैसा है। उसने गोल्ड खरीदा 65,000 रुपए का, जिसपे उसे 8% की रिबेट मिली है। रिबेट के बाद उसने टैक्स दिया 10%। अगले महीने उसने 17,000 रुपए का सोना खरीदा, जिसपे उसे 10% की रिबेट मिली है और टैक्स दिया 12%। तो परसेंटेज चेंज कितना आया है उसके इन्वेस्टमेंट में फ्रॉम द फर्स्ट मंथ टू सेकंड मंथ? पहले महीने से दूसरे महीने तक उसकी इन्वेस्टमेंट में कितने परसेंट का चेंज आया है, यह आपसे पूछा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल। सवाल देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन सवाल की कैलकुलेशन, इसकी लैंग्वेज इसको नया बनाती है, इसलिए मैंने सवाल लिया है। देखो 65,000 रुपए का मेरे प्यारे भी सपोज उसने सोना खरीदा, लेकिन 65,000 पे छूट मिलेगी भी 8%। तो 100% पर 8% की छूट मिलेगी तो कितना पे करना पड़ेगा? 92%। फिर इतने में सोना मिल जाएगा, फिर 10% टैक्स देगा। 100% पे 10% टैक्स देगा तो कितना हो जाएगा? 110%, 1.1। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सीधी सीधी गुणा। तो पहले महीने गोल्ड पे इतना पैसा खर्च हुआ। अगले महीने गोल्ड खरीदा 70,000, 70,000 रुपए का।
70,000 रुपए का गोल्ड खरीदा, लेकिन गोल्ड पे जो है छूट कितनी मिली? अगले महीने मेरे दोस्तों 10% की छूट मिली। 100% पे 10% की छूट मिली तो गोल्ड कितने पड़ेगा? 90% का 0.9। छूट मिलने के बाद 12% टैक्स भी मेरे दोस्तों दिया। 100% पे 12% टैक्स देगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 112%। 112% का मतलब होता है 112/100, 1.12। तो पिछले महीने सामान इतने का खरीदा था गोल्ड, अब इतने रुपए का गोल्ड खरीदा है, तो गोल्ड के प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आया? रेशियो ले लेंगे, रेशियो। आंसर एग्जैक्ट नहीं निकालना है, आंसर अप्रोक्स में निकालना है, आपको रेंज बतानी है। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल का चक्कर खत्म करो। यहां भी 3 डेसिमल है, यहां भी 3 डेसिमल है, ये हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो सफा चट करो, ये कट गया। उसके बाद जो चीज कट पा रही है वो काटो मेरे दोस्तों। 5 से 70 14 बार, 5 से 65 13 बार, 4 से 92 23 बार, 23 चौका 92, और 4 से 112 28 बार, 28 चौका 112। और कुछ कटेगा? और कुछ कटने वाला है नहीं। यह आ गया 13 गुणा 23 गुणा 11। अब 13 गुणा 11 143 मुझे पता है, 143 और गुणा 23 ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 13 गुणा 23 क्या आ जाएगा? 260 और 39, 299। भाई 13 गुणा 23 ये आ जाएगा ना, 13 की 20 में गुणा 60 और 13 तिया 39, 260 प्लस 39 299। 299 की 11 में गुणा करनी है तो 2990 और ये 299 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 9 9 9 18 का 8 हां से लेक 9 1 10 2 12 का 3289। ये आ गया 3289। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या 14 गुणा 9 गुणा 28? अब 14 गुणा 28 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? क्योंकि मैं बात जानता हूं कि 14 28 का मतलब होता है 14 दूनी 28, 14 का स्क्वायर 196, 196 दूनी 392, 392 आ गया। ठीक है, गुणा 9। अब 392 को 400 मान लो तो 3600, और 8 कम है 72, 3600 में से 72 घटाएंगे तो 3528, 3528। आई होप मैं ठीक कर रहा हूं। यानी कि 3289 का सामान 3528 में बिका, तो वह इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। ये आंसर नहीं है। 2 ऑप्शन हट गए, बचे 2 ऑप्शन। अब 3289 का सामान पिछले महीने खरीदा था, अब 3528 का सामान खरीदा, कितना बढ़ गया? अप्रोक्स अप्रोक्स से निकालो तो कितना आ रहा है भैया? 0, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 240, 240 बढ़ गया। पहले महीने अगर 3289 का सामान खरीदा था, अब 3528 का खरीदा है, 240 रुपए एक्स्ट्रा। 3289 का कितना परसेंट है? 240, 3289 मतलब 3300। 3300 का 6% 200 से कम ही आएगा, तो 6% से तो ज्यादा आंसर ही आएगा, डी ऑप्शन। भाई 3289 है लगभग 3300, और 3300 का अगर मैं 7% निकालूं तो कितना आएगा? 210 और 21 231। ये तो फिर भी 240 बढ़ा है, यानी कि लगभग 7% से एक्स्ट्रा बढ़ा है। 7% से एक्स्ट्रा, तो 7 और 8 के बीच आंसर आएगा, 5 और 6 के बीच नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है भाई, मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे। 9500 की राशि 2 साल में 11,704.95 हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? 9500 की राशि 2 साल में 11,704.95 बन गई, ब्याज की दर। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, यहां भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अप्रोक्स उड़ाएंगा। अगर 9500 रुपए 11,704.95 हो गए तो कितना बढ़ गया? 500 और 1700, 2204 रुपए। कितना आ गया मेरे दोस्तों? ये 9500 रुपए पे आपको 2204 रुपए ब्याज मिला। लगभग कितना है ये? 9500 का 20% 1900 होता है, 1900, यानी कि मेरे दोस्तों 20% से ज्यादा है। ये आपका ब्याज जो है 22% से भी ज्यादा है, ये 22% से ज्यादा ब्याज है। 9500 का 20% 1900, 2% 190 है, यानी कि मेरे दोस्तों ये आपका 2100 से भी ज्यादा है, 2204, तो 22% से ज्यादा आपको ब्याज मिला है। 22% से ज्यादा ब्याज अभी मिलेगा। देखो 10-10 का, अगर ब्याज की दर में 10% मानता हूं तो 10-10 का सक्सिव हर कोई जानता है 21%। 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। अगर ब्याज की दर में 10% मान लो तो 10 का सक्सिव 21% होता है, जबकि ब्याज तो आपको 2 साल में 22% से ज्यादा मिला है, तो ब्याज की दर भी 10% से ज्यादा रही होगी। एक ही ऑप्शन है 11, ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 11%।
मुझे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं इस सवाल को, मैं अगला सवाल लूंगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज, इनका एचसीएफ बताओ। एचसीएफ है डेसिमल वाले में। करे भाई साहब, देखो प्यारे बच्चे, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, तब बोलेगा। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही डेसिमल वाला सवाल आएगा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने लगते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं करना, आप सीधा डेसिमल में आएगा तो आप डेसिमल में ही एचसीएफ निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट बना लो सभी में, ठीक है ना। यहां 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, तो यहां भी एक जीरो बढ़ा लेते हैं, 3.60, यहां भी 2 डिजिट हो गए। अब डेसिमल को बिल्कुल इग्नोर कर दो, डेसिमल को ऐसे इग्नोर करो जैसे उसने तुम्हें अपनी पार्टी में करा था, ठीक है ना। यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है। अब आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, केवल ये नंबर दिखने चाहिए, 360, 54 और 108। इनका एचसीएफ निकालो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काटती हो, 18 काटती है, इसको 20 बार, इसको 3 बार, इसको 6 बार, 18, वैसे भी 18 आएगा। अब यहां हर किसी में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो एचसीएफ में भी दशमलव के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, तो 0.18 आंसर है, डी ऑप्शन 0.18। बात खत्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 65% अधिक मूल्यांकित किया और 35% की छूट दी, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करिए। कैलकुलेशन के लिए सवाल लिया है केवल मेरे दोस्तों कि दुकानदार ने 65% मार्कअप किया और उस पर 35% की छूट दी, तो प्रॉफिट क्या होगा? 65 और -35 का सक्सेसिव, 65 - 35 30, माइनस 65 गुणा 35/100, 65 गुणा 35 क्या आएगा? 65 की 30 में गुणा करेंगे 1950, 65 की 5 में गुणा करेंगे 325, 1950 और 325 हो गया 2275/100, 22.75 है ना। m - d - m गुणा d/100 कितना आएगा भाई? जब घटाएंगे तो 7.25% प्रॉफिट है, आंसर है ए ऑप्शन 7.25। बेटा ब्रेक करके करा करो, ब्रेक करके गुणा। 65 की 65 तिया 195 होता है, 65 की पहले 30 में गुणा कर ली, 1950 फिर 5 में गुणा कर ली, ब्रेक करके गुणा किया करो तो ही होगा। सवाल नंबर है आपके सामने 64, इजी सवाल, एकदम इजी पीजी बनाएंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का गजब गजब सवाल। एक टोकरी ए में 9 सेब और 12 केले हैं, टोकरी बी में 10 सेब और 15 केला है, टोकरी सी में 8 सेब और 16 केला है, तो सेब और केलों का अनुपात क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट। चलो, एग्जामिनर ने दया दिखाई सवाल में, सवाल को कुछ अलग सा लिखने की जरूर कोशिश की है, बट सवाल है इजी। सेब और केले का अनुपात पूछा है, बास्केट ए बास्केट बी में अच्छा कम ज्यादा बताना है। टोकरी ए में 9 से 12 केले हैं, तो अनुपात क्या है? 9 से 12 केले, सेब केले का अनुपात बताना है ना, तो 9-12 का रेशियो 3-4। टोकरी बी में 10 से 15 केले, 10-15 का रेशियो क्या आएगा? 2-3, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2-3। टोकरी सी में 8 सेब और 16 केले हैं, तो 8 और 16 का रेशियो क्या आएगा? 1-2, 8-16 का रेशियो आएगा 1-2 मेरे प्यार भी। 3/4 मतलब 75%, 2/3 मतलब 66.66%, और 1/2 मतलब मेरे प्यारे बच्चे 50%, ये आएगा। तो सबसे ज्यादा है बास्केट ए में, बास्केट ए बास्केट बी से कम नहीं है, बास्केट ए बास्केट बी से बड़ा है, ये ठीक है, बी ऑप्शन। एसी बराबर नहीं है, एसी से कम नहीं है, बी ऑप्शन आंसर है। आप बोलोगे सर फर्जी सवाल, 65 नंबर बताओ सर, 65 नंबर। बढ़िया, सेम क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सवाल हमने अपनी शीट में डाला हुआ है। अगर किसी बच्चे ने हमारी टाइम स्पेंड डिस्टेंस की सेकंड शीट सॉल्व करी होगी तो एज इट इज सवाल है वहां पे। 600 किलोमीटर की यात्रा में 8 घंटे लगते हैं यदि 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से तय किया जाए, यानी कि टोटल 600 किलोमीटर की यात्रा होगी। अगर हम 120 किलोमीटर जाते हैं ट्रेन से तो बाकी कार से कितना जाएंगे? फिर 480 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, टोटल 600 किलोमीटर जाना है। 8 घंटे लगेंगे जर्नी से, अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से गए तो 600 में से 120 घटाओ 480, 480 किलोमीटर हम कार से गए, समय कितना लगेगा? 8 घंटे। बोला यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से तय किया जाए तो 20 मिनट ज्यादा लगेंगे। 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए, ट्रेन से जाएंगे 200 किलोमीटर
और बाकी कार से जाए, फिर कार से कितना जाओगे, 400, 200, 406 किलोमीटर, तो समय 20 मिनट ज्यादा लगेगा। 20 मिनट का मतलब होता है 20/60, 1/3 आवर। तो पहले अगर 8 घंटे का समय लगता था, अब क्या लगेगा, 8:1/3 आवर का समय लगेगा। आपसे पूछा है ट्रेन की स्पीड का कार की स्पीड से रेशियो, ट्रेन कार की स्पीड का रेशियो पूछा है, यानी कि मुझे दोनों की स्पीड निकालनी पड़ेगी। या तो मैं दोनों की स्पीड निकालूं, दो इक्वेशन बन गई, बेसिकली दो इक्वेशन दी हुई है, या तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, या फिर तीसरी आंख खोलो और हिट एंड ट्रायल से आंसर बताओ, हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट वैल्यू बताओ। कितने प्यारे प्यारे डाटा हैं, कितने गोरे गोरे हैं, क्या आप वैल्यू गैस नहीं कर सकते? देखो यहां तो 8 सही 1/3 आ रहा है, यानी कि बटे 3 जरूर आएगा। यहां तो 8 घंटे है, 8 घंटे है, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड ऐसी रही होगी। भाई ट्रेन से हम जाते 120 किलोमीटर, फिर बाकी कार से जाते 480 किलोमीटर, समय 8 घंटे लगता है। यानी कि ट्रेन और कार की स्पीड ऐसी रही होगी, ट्रेन की स्पीड जो 120 को काटती हो, कार की स्पीड ऐसी रही होगी जो 480 को काटती हो। यहां 120 200 में कॉमन मुश्किल है मेरे प्यारे भाई, यहां 480 और 400 में 80 कॉमन है। 480 और 400 में एक बहुत प्यारा सा नंबर कॉमन है, 80। कहीं ऐसा तो नहीं कि कार की स्पीड 80 हो, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कार की स्पीड 80 हो। अगर कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो 480 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगेंगे। अगर यहां 6 घंटे लग रहा है, टोटल 8 घंटे लगा है, तो यहां कितना लगेगा फिर 2 घंटे। 120 किलोमीटर अगर आप ट्रेन से 2 घंटे में जा रहे हो तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 60 होगी। भाई अगर कार की स्पीड 80 मानी है तो 400 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगेगा। ट्रेन की स्पीड 60 है तो 200 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 200/60। ये मेरे दोस्तों कितना 20 से जाएगा 10/3, और 5 में जब मैं 10/3 जोड़ूंगा तो टोटल क्या आएगा, 8:1/3 आ गया, 25/3, 5 थे 15, 10, 25/3 ही है ये। यानी कि बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। ट्रेन की स्पीड 60 है, कार की स्पीड 80 है, रेशियो आपसे पूछा है 3-4 रेशियो है, सी ऑप्शन आंसर। 80 पे ना बात होती तो हम तो कोई दूसरी वैल्यू लेके चेक करके आसान सी कोई 100 लेके ये सब चेक करते। तो करना, जब डाटा आसान हो तो सवाल को हिट एंड ट्रायल से ही करना है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बताएंगे अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 66, करके बताएं जी क्या आंसर है। एक ट्रेन अपनी स्पीड 16% बढ़ा देती है और वो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। ट्रेन द्वारा सामान्य रूप से कितना समय लिया जाता है, और आंसर घंटों में बताना, घंटों में। क्लियर है भाई? देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, आप जानते हैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। एक ट्रेन अपनी स्पीड 16% बढ़ा देती है, 16%। अब 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 4/25। एक ट्रेन अपनी स्पीड 16% बढ़ा देती है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4/25। स्पीड को 16% बढ़ा दिया, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, टाइम कितना कम होगा। मेरे पास शॉर्टकट तरीका, अगर स्पीड 4 बढ़ी है ना तो स्पीड 4, टाइम जो है 4 कम हो जाएगा। बेस वैल्यू क्या आएगा, बेस वैल्यू आएगी 25 + 4 29। यानी कि अगर पहले समय 29 था तो 4 यूनिट समय कम लगेगा। अगर ओरिजिनल समय 29 यूनिट लग रहा था तो अब 4 यूनिट समय कम लगेगा। सवाल के अकॉर्डिंग कितना समय कम लगता है ट्रेन को, 30 मिनट पहले। 30 मिनट का मतलब है आधा घंटा, तो 4 यूनिट की वैल्यू आधा घंटा, तो 1 की वैल्यू 1/8, तो 29 यूनिट की वैल्यू आएगी 29/8 घंटे। यानी कि ट्रेन का जो ओरिजिनल टाइम था वो 29/8 घंटे है। 4 की वैल्यू आधा है तो 1 की वैल्यू 1/2 को 4 से भाग देंगे, 1/8, 29 की वैल्यू 29/8, तो 8 दिया 24, 24 5 29, 3 सही 5/8 घंटे आंसर है, बी ऑप्शन। बताइए, बात को समझे? ठीक है भाई। अगर आपको अब भी समझने में परेशानी हो रही है और आपको ऑप्शन वाले मेथड है ना, आपको यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, ये सब आप नहीं जानते और आप ट्रेडिशनल x1 के सवालों को सॉल्व करते हो, आपको समय बहुत ज्यादा लगता है, आपने सारे टाइप के सवाल नहीं किए हैं, सवाल की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती, आपने सीक्वेंस में प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है भाई, आपने कहीं उल्टी सीधी जगह से पढ़ लिया कि आपके माथे पे तो लिख गया सिलेबस खत्म, पर सिलेबस में आपको आता कुछ नहीं है। इन सभी समस्याओं से अगर आपको निवारण पाना है तो आप, ये एडवांस में प्रॉब्लम है तो एडवांस के, अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है तो अर्थमेटिक के क्लास नोट्स ऑर्डर कर लो। ये क्लास नोट जो हम कैरियर एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं उसी बैच की जो है थ्योरी को, सवालों को, एग्जाम्पल को सीक्वेंस वाइज लिख दिया है। आप इनको ऐसे बस पलट पलट के देखते रहो मेरे दोस्तों, आपकी बहुत अच्छा रिवीजन भी होगा और हर एक टाइप आपका कवर हो जाएगा।
ठीक है बच्चे, कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। चले सवाल नंबर 67 करेंगे अब। बहुत भयंकर और कैलकुलेटिव सवाल। एक शंकु की त्रिज्या और हाइट का अनुपात 5:18 है, आयतन 16,1700 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसकी तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट आपको बतानी है। एक बात आप जानते हैं कि एक कोण की रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 5:18। ठीक भाई साहब, आपसे पूछे स्लैंट हाइट, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये तो रेशियो ही है। तो स्लैंट हाइट क्या आएगी रेशियो के हिसाब से? रेशियो के हिसाब से आ जाएगी √r² + h², 5 का स्क्वायर 25 प्लस 18 का स्क्वायर 324, यानी कि 349। तो ये मेरे दोस्तों स्लैंट हाइट आ गई √349। और आंसर मेरे प्यारे भाई इसी का मल्टीपल भी आना चाहिए रूट के अंदर। अब अगर ये सवाल सॉल्व करना है प्रॉपर, तो ये आपको रेडियस हाइट का रेशियो दिया है 5:18। तो कोण का, मेरे प्यारे भाई ये बताओ कि कोण का वॉल्यूम क्या होता है? कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई का मतलब 22/7, r स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और हाइट कितनी है 18। तो मैंने रेशियो के हिसाब से मेरे दोस्तों ये वॉल्यूम आएगा रेशियो के हिसाब से, है ना। रेडियस 5 है, हाइट 18 है, तो रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम ये आएगा। जबकि सवाल के अनुसार वॉल्यूम दिया कितना है? सवाल के अनुसार वॉल्यूम दिया है 16,1700 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बस ये बताओ कि वॉल्यूम कितने गुना है। ठीक भाई, हमें बस ये बताना है कि वॉल्यूम कितने गुना है। 3 से 18 6 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 25। 25 से 100 है, ये 4 बार चला जाएगा। ठीक, 22, ये 4 से मेरे दोस्तों है भाई, ये 22 भी है मेरे दोस्तों, 6 भी है। ठीक है, तो 2 से अगर मैं काटूंगा तो 3 बचेगा, और मैं 2 से काटूंगा तो 11 बचेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 11 तिया 33, 33 से चला जाना चाहिए मेरे दोस्तों। 33 से कितनी बार जाएगा? 33 चौका 132, फिर आपका मेरे दोस्तों कितनी बार? 9 बार, एंड में 7 है, 49 बार जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 4 मैंने काट ही दिया है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 7 की जब 49 में गुणा होगी तो 49 7 343। 1 यूनिट की वैल्यू 343 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। यानी कि वॉल्यूम का जो मल्टीपल है मेरे प्यारे भाई वो कितना आ गया? वॉल्यूम का जो मल्टीपल है 343 आ गया। आपको निकालना लेंथ का मल्टीपल। अगर वॉल्यूम का मल्टीपल 343 है जो कि 7 का क्यूब है, तो लेंथ का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। यानी कि हर लेंथ 7 गुना होगी। अगर आपको रेडियस निकालने तो 5 का 7 गुना 35, हाइट निकालनी 18 का 7 गुना 126, स्लांट हाइट निकालनी है तो भी √349 का 7 टाइम्स होगी। ये आ जाएगी स्लांट हाइट, क्योंकि आंसर इस तरीके से अंडर रूट के अंदर दे रखा है। तो अंडर रूट 349 और 7 जब अंदर चला जाएगा तो 49। ये स्लांट हाइट आ जाएगी मेरे दोस्तों। 981 एंड में 1 आएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं है। अब बच्चे 2 आंसर, एक 20 आर से कम है, एक 20 आर से ज्यादा है। 350 के अगर 50 में भी गुणा करें तो 35 पंजे 17 500, तो 20 आर से कम रहेगा। आंसर ये वाला नहीं है, आंसर ये ऑप्शन है बी, अंडर रूट 17101। अगर 350 की 50 में गुणा करें तो 20 आर क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि 35 पंजे 175 ही होता है। तो बी ऑप्शन ही सवाल का आंसर होगा। बढ़िया सवाल था, जबरदस्त क्वेश्चन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 68। बनाएं, यदि k² + 3 k² + 5 प्राइम नंबर है तो k का मान क्या है? अच्छा जी, अगर ये प्राइम नंबर है तो k का मान क्या है? ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वो आंसर हो जाएगा। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं 2, k का मान 2 लेता हूं, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, 2 का क्यूब 8, 8 5 13, 2 7 और 13 तीनों प्राइम नंबर आ रहे हैं, यानी कि यही सही हो जाएगा। यही सही हो जाएगा मेरे। तो k का मान 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर है क्यूब है, 2 का स्क्वायर 4 3 7, 2 का क्यूब 8 5 13, तीनों प्राइम नंबर बन गए। तो यही सवाल का आंसर है। बात खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। 69 नंबर सवाल। एक आदमी चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए 5 हार का निवेश करता है। 1 वर्ष के बाद धनराशि 5450 रुपए हो जाती है। 1 साल के बाद 3 साल के एंड में जो है राशि कितनी होगी? ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भी, जवाब दीजिएगा। कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। ठीक है जी, हमने 3 साल के लिए 5,000 रुपए निवेश किए। 5,000 रुपए 1 साल के बाद 5450 बन गए। 5,000 रुपए 1 साल में 5450 बन गए, तो 5,000 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिला? 450 रुपए। कितना होता है? 9%। 5 नाम 45, यानी कि आपको 9% ब्याज मिल रहा है पर एनम। आपसे पूछा 3 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा,
तो अगर एक साल में ब्याज 9% है तो 3 साल में कितना ब्याज होगा? 9 का सक्सेसिव, 9 का सक्सेसिव। आप बोलोगे हाँ जी सर 9 का सक्सेसिव क्या आएगा मेरे दोस्तों? पहले तीनों को जोड़ दो 27, फिर 2 की गुणा बटे 100, 9 में 81, 9 में 81, 9 में 81, 243 बटे 100, यानी कि 243 को लगभग मैं 250 लिख सकता हूं, अप्रोक्स 2.5। तो लगभग आपको 29.5% ब्याज मिलेगा अप्रोक्स में, है ना। तीनों को जोड़ो फिर 2 की गुणा बटे 100 प्लस तीनों गुणा बटे 10,000, तो ये अप्रोक्स 29.5% आएगा, 30% से कम। 5,000 का अगर मैं 30% निकालूं तो 1,500 होता है, यानी कि 5,000 पे 1,500 से कम ब्याज मिलेगा, यानी कि अमाउंट 6500 से कम आएगा। 6500 से हल्का सा कम, 6500 से हल्का सा कम पहला ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा सॉल्व करने की या एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है सवाल में। लगभग 30% आपको ब्याज 30% से कम आपको ब्याज मिलेगा। 5,000 का 30% 1,500 होता है। 5,000 पर अगर 1,500 ब्याज मिलेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 6500। 6500 से कम ही रहेगा थोड़ा सा, जो पहला ऑप्शन है। बात समाप्त, आगे चलेंगे। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है बताएं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, मुश्किल नहीं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या आएगा भैया? अभी ए माइनस बी आ जाएगा आपका 3 इंटू ए प्लस बी आएगा 11 8 19.24, और नीचे क्या है भाई? नीचे से 0.3 तो कॉमन आ गया, 0.3 कॉमन आ गया, यहां से क्या बचेगा? 0.3, यहां से क्या बचेगा? 18.94 से 0.3 बचेगा, यहां से 18.94 बचेगा। जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये भी आपका 19.24 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो कैंसल आउट हो जाएगा। 3 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो 10, यानी कि 10 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। तो ये वाला क्वेश्चन इजी है, जरूरी कि हर सवाल आपका बहुत ही मुश्किल आए। सवाल नंबर आप 71 सॉल्व करेंगे। बताओ, राजू ने एक रेडियो सेट 4524 में बेचकर 13% का नुकसान उठाया। अगर 6400 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? आप जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है। राजू ने एक जो है रेडियो सेट 4524 रुपए में बेचा, 4524 रुपए में बेचने पर 13% का लॉस हुआ। 100% पे 13% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 87% में। 100 में से 13 घटाएंगे। बोला है अगर 64 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? अगर 6400 रुपए में हम रेडियो सेट को बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? आपसे 6400 रुपए की वैल्यू पूछिए कितना परसेंट है। 100% से जितना ज्यादा है वही आपका प्रॉफिट आएगा। अगर 4524 का मतलब 87% है तो 1 रुपए का मतलब क्या? 87% बटे 4524, 6400 की वैल्यू क्या? मल्टीप्लाई बाई 6400, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, आंसर आएगा। ठीक है भाई, क्योंकि इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, 28%, 23%, 21%, 25%, तो लगभग 2-3% का फर्क है। हर ऑप्शन में 2% का फर्क तो है ही है। तो यानी कि मैं इस सवाल को अप्रोक्स सॉल्व कर सकता हूं, मुझे एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। बताओ जी कैसे करें फिर? एक काम करते हैं, 4524 ना बहुत बड़ा नंबर है, ये 24 की वजह से कैलकुलेशन बढ़ रही है। 4524 को 4500 ले लेते हैं, 4500। मैंने कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया, मैंने 4524 को 4500 रुपए ले लिया। ठीक है ना, बदलाव तो तब होता है जैसे भाई 931 को आप 1000 बना लो, इतना बड़ा चेंज नहीं कर सकते। 4524 अपने आप पे बड़ा नंबर, उसको 4500 बना लिया फॉर द इजी कैलकुलेशन, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दर। अगर ऑप्शन में फर्क होता आधे परसेंट का, 1% का, तो मैं नहीं लेता इस तरीके से। ठीक है भाई, ये कट जाएगा 2 0, 3 से भी कट गया, देखो 29 बार, 3 से 15 बार। अब बताओ, 15 से अगर 29 को काटूंगा तो 15 दूनी 30, 15 कम 15 मेरे प्यारे भी बचेगा कितना? ये मेरे दोस्तों 2 माइनस आएगा, या मैं पूरा ही लिख लेता हूं मेरे दोस्तों, 2 माइनस 1/15। ये तो होता है 2 माइनस 1/15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, और इंटू 64% ही आएगा। तो 64 दूनी 128 माने 64/15, 15 से भाग देंगे 64 को, तो 15 चौका 60, लगभग 4.3 जाएगा। तो आएगा अप्रोक्स मेरे दोस्तों 123.7 आएगा लगभग, यानी कि 100% का सामान 123.7 में बिका, तो अप्रोक्स आपको 23% का प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन। कि मैंने नीचे वाली संख्या कम कर दी है तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई है, तो 23.7 से हल्का सा कम आएगा। नीचे अगर आप संख्या कम कर दोगे, छोटी संख्या से भाग दोगे तो आंसर बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ आंसर आया है। दैट मीन्स मेरे प्यारे भाई आपका
बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, करेगा यही आएगा, बिल्कुल मेरी इंट्यूशन एकदम सही है। आगे चलेंगे। देर आर 4 horses grazing at each corner of a square field of side 63 centimeter. They are roped in such a way that that they can touch the middle of each side. Find the remaining area of the ground where they do not graze. बहुत जबरदस्त सवाल है ये भी, ठीक है ना। ट्राइंगल में ऐसा सवाल हमेशा से आता रहा है। ये पहला मैंने क्वेश्चन देखा है जो स्क्वायर पे पूछा गया है। करो, बढ़िया सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। देखो, एक स्क्वायर मैदान है, एक स्क्वायर मैदान है जिसकी भुजा है 63 मीटर। इसकी जो साइड है वो 63 मीटर है। ठीक, हर कोने पर 4 घोड़े जो हैं बंधे हैं, हर कोने पर इस तरीके से बंधे हैं कि वो जो है ईच साइड के मिडिल को टच कर सकते हैं। जैसे यहां पे मेरे दोस्त एक घोड़ा बांध दिया हमने, ये जो घोड़ा जो है हर साइड के मिडिल को टच कर सकता है, यानी कि घोड़ा जो है इस एरिया में जितनी भी घास आएगी उसको चर लेगा। दूसरा कोना यहां इस कोने पे बंधा है, मिडिल को टच कर सकता है भाई इसको और इसको, यानी कि इस एरिया में जितनी भी घास आएगी उसको चर लेगा। एक घोड़ा यहां पे आया है तो इस एरिया में जो घास आएगी उसको चर लेगा। इस चौथे कोने पे जो घोड़ा है मेरे प्यारे भाई, वो इस तरीके से हर भुजा के मिडिल को टच कर सकता है, इसको चर लेगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि ये वाला जो एरिया है ये ग्रीन रह जाएगा, इसे तो घोड़े नहीं चर पाएंगे। आपसे यही एरिया पूछा है, आपसे जो है यही एरिया पूछा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, कोई दुख तकलीफ परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अब मेरे दोस्तों तरीका क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का? स्क्वायर की भुजा 63 मीटर, 63 मीटर, तो ये बेसिकली क्या बन गए? 4 क्वाड्रेंट बन गए, चतुर्थांश है ना, 90-90-90 डिग्री, यानी कि पूरा सर्कल बन गया। ये 4 क्वाड्रेंट मिलके सर्कल का एक चौथा हिस्सा एक पूरा सर्कल बनाएंगे। हर सर्कल की रेडियस कितनी है भैया? क्या 63 का आधा, ये 63 का आधा है मेरे दोस्तों रेडियस। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से मुझे 4 क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल का एरिया घटा देना है और मेरा आ जाएगा वो एरिया जिसे घोड़े नहीं चढ़ सकते। चूंकि यहां पे 63 आ रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 63 में छुपा होता है 9, आंसर 9 से कटने वाला होगा। 9 से कटने वाला नंबर 5 5 10 8 18 9 से कटता है। 7 5 12 8 20 9 से नहीं कटता। 7 5 12 5 17 9 से नहीं कटता। 8 5 13 9 से नहीं कटता। ये अकेला इस सवाल का आंसर हो सकता है ए। मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 63 में 9 आ रहा है तो एरिया 9 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। सॉल्व करना चाहते तो वो भी होगा, स्क्वायर की भुजा 63 तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? 63 स्क्वायर। अब मुझे इसमें से माइनस करना है सर्कल का एरिया। मैं बात जानता हूं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। यहां रेडियस है 63/2, यानी कि 7 का 9/2 गुना, तो एरिया भी मेरे दोस्तों 154 का 9/2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तो सेंटीमीटर में नापते हैं, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया हो जाएगा मेरे दोस्तों 154 गुणा 9/2 का स्क्वायर 81/4। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 से 154 जाएगा 38.5, 77/2। अब क्या करें? देखो भाई साहब 81 यहां भी है, 9 का स्क्वायर यहां भी है, तो हम 81 कॉमन ले लेते हैं, 81 ले लेते हैं कॉमन, 81 कॉमन। कि मेरे दोस्तों 81 9 का स्क्वायर 63 का मतलब है 9 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये बचेगा 38.5। अब 49 में से 38.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? 10.5। 81 की 10.5 में गुणा करनी है, मतलब क्या हुआ जी? 810। 81 की 10 में 810 प्लस 81 का आधा, 81 का आधा 40.5। 810 में मैं 40.5 जोड़ूंगा तो 850.5, 850.5। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये तरीके हैं सवालों को सॉल्व करने के। अगर मुझे सवाल सॉल्व भी करना होता ना तो भी मैं बहुत कम समय में कर लेता, कि मेरे को ये सब चीजें याद है भैया। कैलकुलेशन को आसान करने के तरीके मैंने सीख रखे हैं, आपको भी सीखने पड़ेंगे। मैं पूरी गुणा नहीं करता, मैं कॉमन लेता हूं, चीजें छोटी हो जाती हैं। अगला सवाल, कोमल ने 2 डिवाइस बेचे, प्रत्येक को 4922 में बेचा, 4982 में बेचा, सॉरी 4982 में बेचा। पहले डिवाइस पर 6% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 6% लॉस हुआ। दोनों डिवाइस की टोटल कॉस्ट क्या है? देखो, कोमल ने 2 डिवाइस बेचे हैं, दोनों डिवाइस में से प्रत्येक को 4982 रुपए में बेचा, यानी कि दोनों डिवाइस का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर दोनों डिवाइस का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे 6% लाभ है,
दूसरे पे 6% लॉस है, तो ओवरऑल आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। 6 का स्क्वायर 36/100, 36/100, यानी कि मेरे दोस्तों 0.36%। ओवरऑल आपको 0.36% का लॉस होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 100% सीपी क्या होता है? सीपी क्रिया मूल्य 100% होता है। 100% के सामान पे 0.36% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 99.64% में बिकेगा। 100% में 0.36% का लॉस होगा, जबकि सामान बिका कितने में? अगर एक डिवाइस, प्रत्येक डिवाइस अगर 4982 का बेका है, आपने 2 डिवाइस बेचे तो 2 डिवाइस कितने के होंगे? 2 गुणा 4982 रुपए के। दोनों डिवाइस की कीमत क्या? मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो आ गया 98 और 164, 9964 ही तो है, 9964 तो है मेरे दोस्तों। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि सीधा सीधा 100 गुना है, 100 गुना, यानी कि 1% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू भी 100 गुना होगी, 100% की वैल्यू भी 100 गुना होगी। 10,000, 10,000 इस सवाल का आंसर है। दोनों डिवाइस की कुल लागत ए ऑप्शन 10,000 रुपए। बात खत्म। ये सॉल्व कर दिया। आप इसको भी ऑप्शन से उड़ा सकते हो, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। सुनो, आपने 2 डिवाइस बेची हैं, एक हर एक, दोनों डिवाइस को सेम दाम पे बेचा। एक डिवाइस बेची है 4982 की, तो दोनों डिवाइस लगभग कितनी बिकी हैं? लगभग 10,000 में आपने दोनों डिवाइस बेची हैं। बेचने पर आपको मेरे दोस्तों 6% का, एक पे प्रॉफिट है, दूसरे पे 6% लॉस है, तो ओवरऑल लॉस हुआ है। आपने लगभग 10,000 रुपए का सामान बेचा, आपको लॉस हुआ है, तो वैल्यू 10,000 से, ये तो हो ही नहीं सकती, 10,000 से के तो नजदीक ही आना चाहिए आंसर। ये 10,000 से काफी बड़ा है, 11,000, ये भी आंसर नहीं होगा मेरे दोस्तों। आंसर है ये, क्योंकि लॉस बहुत कम है, 0.36%। 10,000 रुपए का सामान मेरे दोस्तों आपने 9,964 में बेचा, 10,000 का सामान 9,964 में बेचा, तो 36 रुपए का लॉस हुआ। 10,000 पे 36 रुपए का लॉस मतलब 0.36%। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे इस सवाल को। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 74। ठीक है भाई, बनाओ जी जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने फटाफट। व्यापारी ए नगद खरीद पर अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्राप्त करता है। व्यापारी बी व्यापार ए के समान मूल्य पर अंकित समान वस्तु पर 20% की व्यापार छूट और 4% की नगद छूट प्राप्त करता है। व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 रुपए अधिक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। ट्रेडर ए ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस फॉर द कैश परचेज। ट्रेडर ए जो है मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देता है। व्यापारी ए कितना डिस्काउंट ऑफर करता है? 25%। जबकि ट्रेडर बी जो है, जो व्यापारी बी है, वो 20% का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करता है और एक कैश डिस्काउंट देता है 4% का सेम आर्टिकल पे। सेम आर्टिकल है, यानी कि मार्क प्राइस भी सेम होगा, मार्क्ड एट द सेम प्राइस। दोनों व्यापारी के पास सेम मार्क प्राइस वाले आर्टिकल हैं। व्यापारी ये 25% डिस्काउंट देता है, जबकि व्यापारी बी 20% का ट्रेड डिस्काउंट देता है, फिर 4% का कैश डिस्काउंट देता है। तो ओवरऑल क्या होगा? 20 और 4 का सक्सेसिव, 20 + 4 माइनस 20 × 4/100, 80/100, 0.8। 24 में से 0.8 घटाएंगे, 23.2%। तो व्यापारी बी जो है 23.2% का नेट डिस्काउंट देता है। If the discount given by trader A is 360 more than the discount given by trader B, व्यापारी ए ने जो डिस्काउंट दिया वो बी से 360 रुपए ज्यादा है। व्यापारी ए ने व्यापारी बी से कितना ज्यादा डिस्काउंट दिया? 1.8%। 25 में से 3.2 घटेंगे, 1.8%। 1.8% की वैल्यू 360 रुपए है, तो दशमलव से यहां पे एक जीरो बढ़ जाएगा अभी। तो 1% की वैल्यू कितने? 200 रुपए। तो अगर 1% के लिए 200 रुपए है, वस्तु का पूछा आपसे मार्क प्राइस, मार्क प्राइस है 100%, 100% के लिए 20,000। ये जो परसेंट का बेस है डिस्काउंट है। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस पे। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है 20,000 रुपए। ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। बताइए, समझ में आया? मजा आया? जबरदस्त सवाल है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 75। करें, सीएनजी की कीमत में 12% की बढ़ोतरी की गई। सालनी को अपनी कार के लिए सीएनजी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि सीएनजी पर उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ज्यादा लिया है। ये लगभग हर शिफ्ट में आया था सवाल ऐसा, लगभग हर शिफ्ट में।
आप जानते कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग खर्चा फिक्स है मेरे प्यारे भाई। सीएनजी की कीमत 12% बढ़ जाती है, 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। 4% 1/25 होता है, 4% का 3 गुना 3/25। बोला है सालनी को सीएनजी की खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए, खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। अगर प्राइस 3 बढ़ गया तो कंजम्पशन भी 3 कम कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। बेस वैल्यू क्या आएगा, बेस वैल्यू आएगा 25 + 3 28, 3/28। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 से 100 जाएगा 25 बार, 4 से 28 जाएगा 7 बार। 25 दिया 75/7। 75 को 7 से भाग देंगे तो 11 7 77, 11% से कम आएगा, 11% से हल्का सा कम आएगा, यह आंसर है। और 10 से ज्यादा आएगा। 75/7 अप्रोक्स 11%, 11 से हल्का सा कम। बताइए मजा आ रहा है? मजा तो बहुत आ रहा होगा तुमको, बहुत मजा ले रहे हो। इसी बात पे सवाल नंबर 76 करके बता दो। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया, पहले साल के एंड में 4200 रुपए, दूसरे साल के एंड में 4410 रुपए का भुगतान करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो उधार ली गई राशि क्या थी, यह आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों, करके बताएंगे। एक आदमी ने पैसा उधार लिया, वो इस बात पे एग्री हुआ है कि भाई मैं 4200 रुपए पहले साल के एंड में चुका दूंगा और 4410 रुपए सेकेंड ईयर के एंड में चुका दूंगा और मैं खत्म कर लूंगा अपना कर्जा। ब्याज की दर है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% यानी कि 1/20 पर एनम है। तो उधार ली गई राशि, ध्यान सुनिएगा, उस आदमी ने एक साल बाद, आदमी ने पैसा उधार लिया, एक साल बाद 4200 रुपए चुकाए, 4200। अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है, 1/20। अगर कोई आदमी मेरे दोस्तों 20 यूनिट कर्जा लेगा तो एक साल बाद कितना चुकाना पड़ेगा, 21। 21 की वैल्यू 4200 है, 200 गुना, तो 20 यूनिट की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 4000 रुपए। यानी कि आदमी ने 4000 रुपए उधार लिए होंगे तो एक साल बाद 4200 रुपए चुकाए हैं। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई इस आदमी ने मेरे प्यारे भाई, ठीक है ध्यान सुनिएगा, इस आदमी ने 2 साल के बाद 4410 रुपए चुकाए हैं, 4410 रुपीज 2 साल के बाद। अगर ब्याज की दर 5% 1/20 है भाई, तो एक साल में क्या हो जाएगा, एक साल में 20 रुपए उधार लोगे तो 21 बन जाएंगे। 2 साल में क्या होगा, 20 का स्क्वायर उधार लोगे तो 2 साल में 21 का स्क्वायर बन जाएंगे। एक साल के लिए पावर 1, 2 साल के लिए पावर 2, 3 साल के लिए पावर 3। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आज आप 20 का स्क्वायर 400 रुपए उधार लोगे तो 2 साल बाद 441 चुकाने पड़ेंगे। आपने 4410 चुकाया है तो आपने उधार कितना लिया होगा मेरे दोस्तों, 10 गुना 20 का स्क्वायर 400 का 10 गुना 4000 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों आपने टोटल 4 जमा 4 8000 रुपए उधार लिया है। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, 8000 रुपए। बहुत अच्छा तरीका है, इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता सवालों को करने का। सवाल नंबर 77, द सम ऑफ मनी ए इनिशियली हैड was 20% लेस देन द सम ऑफ मनी बी हैड। इफ बी गेव 16% ऑफ हर मनी टू हर ब्रदर, by what percent should a sum increase, should a sum increase so that a and b finally have identical amounts। बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। सोचो सोचो सोचो, सोचने के पैसे मिलेंगे। स्टार्टिंग में ए के पास जो पैसा था वो बी से 20% कम था। 20% की फ्रैक्शन 1/5। ए के पास जो पैसा था बी से 20% कम था। अगर बी के पास 5 रुपए हैं तो ए के पास 4 रुपए हैं। बोला का क्या है, बी ने अपने पैसों का 16% भाई को दे दिया। बी ने अपने पैसों का 16% भाई को दे दिया। तो 5 का 16% क्या होता है, 5 का 16% होता है 0.8, 16 0.8 निकाल के मेरे दोस्तों बी ने भाई को दे दिया। भाई ए तो नहीं है, तो आपसे पूछा ए का सम कितना बढ़ाना चाहिए कि ए और बी के पास फाइनली आइडेंटिकल अमाउंट हो। भाई बी के पास था 5 का 16% 0.8 निकाल के भाई को दे दिया, तो बी के पास बचेगा कितना, बी के पास बचेगा 4.2। बोला ए का शेयर कितना बढ़ाना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि दोनों के पास फाइनल अमाउंट सेम हो, आइडेंटिकल अमाउंट हो। ए के पास 4 है, बी के पास 4.2 है। दोनों के पास अमाउंट को सेम करने के लिए ए के पास जो 4 है, 4 को 4.2 करना होगा, तो कितना बढ़ाना होगा, 0.2 बढ़ाना होगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 5%, 4 का 5%। 0.2 बढ़ाना होगा बटे 5,
परसेंटेज में इंटू 100, सॉरी 4%, सॉरी 4% आएगा, 5 चौक 20। क्या कर रहे हैं हम, गड़बड़ हो रही है, बटे 4 है, सॉरी बटे 4 तभी तो कहें, ठीक है ना। तो 20 बटे 4 5%, 5% बढ़ाना पड़ेगा भाई। जी भाई, सवाल बहुत कैलकुलेटिव है और जिस हिसाब से सवाल का डाटा है भाई, ये अप्रोक्स में इसके आंसर हैं। अब आप जानते हैं कि अगर एक खोखला गोलाकार बर्तन है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर है इंटरनल रेडियस, आंतरिक त्रिज्या। आपको यहां पे वेट निकालना है, वेट बाद में निकालना, पहले वॉल्यूम निकालो। तो भाई एक खोखला जो है गोलाकार बर्तन है, उसकी एक्सटर्नल रेडियस 10.5 है और आंतरिक त्रिज्या जो है वो 7.7 है, ठीक है ना। तो 4/3 पाई का मतलब 22/7 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यानी कि 10.5 क्यूब माइनस 7.7 क्यूब। अब देखो 10.5 और 7.7 में 7 कॉमन है, तो मैंने 7 कॉमन ले लिया, 7 का क्यूब कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10.5 में से 7 कॉमन ले लिया तो 1.5 बचेगा, 1.5 क्यूब माइनस, अब 7.7 में से मेरे दोस्तों मैंने 7 कॉमन ले लिया तो 1.1 बचेगा, 1.1 का क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आया, आप बोलोगे हाँ जी सर वॉल्यूम आया। अब एक बात गौर करने वाली है, आपसे पूछा है वेट, गोला 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। गोला जिस धातु से बना है उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 10.3 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। अगर गोले का आयतन ये है, इतने सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वजन कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 10.3 ग्राम। वेट निकालने के लिए वॉल्यूम को डेंसिटी से गुणा कर दो, लेकिन ये तो ग्राम में आया, आंसर किलोग्राम में पूछा है। आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलोग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 kg, और ये इस सवाल का आंसर होगा। जस्ट कैलकुलेटेड मेरे प्यारे भाई, इतने बढ़िया ऑप्शन तो नहीं आएंगे, बताओ कैसे करें हैं। ये बात जानते हो कि 7 से 7 का क्यूब काटेंगे तो क्या बचेगा, एक 7 कट जाएगा तो 7 का स्क्वायर बचेगा 49, यहीं पे लिख देता हूं मैं। तो अगर मैं एक 7 से 7 क्यूब काट लूं तो मेरे दोस्तों क्या बचेगा, ये 49। नाउ लिसन, 1.5 का क्यूब, 1.5 15 का क्यूब होता है 3375, 3.375, 1.1 का क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्तों 1.331, क्या आ जाएगा 2.044, 2.044 आ गया मेरे दोस्तों। ये वैल्यू आ गई 2.044 ना। अब मेरे को काटा कूटी करनी है, ये हो जाएगा 4 गुणा 22 88/3, 88/3 मल्टीप्लाई 49 इंटू 2.044 इंटू 10.3। अच्छा अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बन जाएगा, 49 के अगर मैं 2 में गुणा करूं तो 98, 49 चौका क्या होता है 49 चौका 196, तो 49 के अगर मैं 0.044 में गुणा करूंगा तो लगभग 2 आ जाएगा। बेटा ऐसे सोचा करो काम बनेगा मेरा, तो 49 चौका 196 होता है ना। तो 49 की अगर मैं 0.04 में गुणा करूंगा तो 1.96 आएगा, 0.044 है तो 1.96 से हल्का सा ज्यादा आएगा 2, यानी कि अप्रोक्स 100 बन गया। ये इसकी जब मल्टीप्लाई होगी अप्रोक्स 100 बन गया, 100, और 100 से मेरे दोस्तों 2 जीरो कट गई, यानी कि आ गया 88/3, और 10.3 को 10 से भाग देंगे इंटू 1.03, ये आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है जी। यानी कि आंसर जो आएगा मेरे प्यारे भाई 25 से तो बड़ा ही आएगा, है भाई क्लियर को कि 3 से 88 जाएगा, 88/3 करेंगे ना तो 29 तो जाएगा नहीं, ये 29 माइनस 1/3 हो गया, 29 माइनस 1/3, ये 29 प्लस 1/3, 29 से 87 88 इंटू 1.03, यानी कि आंसर जो आएगा 29 से बड़ा आएगा, ठीक है जी। तो आंसर मेरे दोस्तों ये भी नहीं है, तो ये वाला आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 30, ठीक है ना। फिर भी एक बार आप जरूर करके देख लें, 29 या 87 29.87, और 1.03 को जब मैं 3 से भाग दूंगा मेरे दोस्तों तो ये आपका लगभग आपका 3 3 9 3 चौक 12, यानी कि मेरे दोस्तों 30 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सी ऑप्शन मस्ट बी द आंसर, ये नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव सवाल है भाई, कैलकुलेटिव, मुश्किल होगी बच्चों को पेपर में सवाल करने में। अगला बताएं, इलेक्शन का सवाल, इलेक्शन का माहौल भी है, सवाल भी आ रहे हैं इलेक्शन पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, राम भाई और सोहम भाई, बहुत बढ़िया उम्मीदवार है दोनों, राम और सोहम, कुछ विकास नहीं करते। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 थी, टोटल वोटर हैं 85,800, टोटल वोटर कितने 85,800,
कुल वोट का 80% मतदान हुआ, 80% लोगों ने वोट डाले, 65% वोट सोहम के फेवर में डले, 65% वोट सोहम के पक्ष में पड़े हैं। तो पूछा राम को कितने वोट मिले, राम को कितने वोट मिले। बट टोटल वोटर्स कितने, 85,800। 85,800 में 80% लोगों ने वोट डाले। 85,800 का 80% क्या होता है, 0.8। तो टोटल इतने लोगों ने वोट डाले। अब डाले गए वोटों में से भी 65% सोहम को मिल गए। तो 100 में से 65 घटाओ तो बाकी के 35% राम को मिले होंगे। अगर डाले गए वोटों का, ये है डाले गए वोटों में से 65% सोहम को, तो 100 में से 65 घटाओ तो डाले गए वोटों का 35% यानी कि 0.35 किसको मिले, फिर राम को। राम के वोट आ गए। कैलकुलेट करना है भाई, यहां से 2 जीरो कट जाएगा, 0.8 गुणा 35 आ जाएगा आपका 28। ठीक है जी, अट्टू मट्टू 64 यानी कि मेरे दोस्तों 4, एंड में 4 आएगा, ये आंसर नहीं है। बचे 2 ऑप्शन। अब 858 को अगर मैं, 858 ही है ना, 858 को अगर 900 भी मान लू तो 900 गुणा 28 कितना होता है, 900 गुणा 28 भी आपका 30 आर क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है भाई, यानी कि 30 आर से कम आएगा, तो आंसर ये वाला है। ये वैल्यू 30 आर से ज्यादा जाएगी ही नहीं। ठीक है जी, आंसर मस्ट बी डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन भैया, लास्ट। अति प्रसन्नता हुई है मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टॉप 80 क्वेश्चन करवाते हुए। चलो पहले से करवा देता हूं। 0.0623 1/16 से कितना कम है? हर कोई आदमी जानता है कि 1/16 जो होता है ना, वो 6.25% होता है। परसेंट का मतलब बटे 100, यानी कि 0.0625। तो 0.0625 से 0.0623 कितना कम है? तो आप कहोगे सर 0.0002 कम है। और 0.0002 का क्या मतलब है? 15 तो आएगा नहीं बटे में, 1/500 तो नहीं, 1/5 आ रहा है आंसर। दशमलव हटाएंगे तो 2/10 आएगा, 2/10 का मतलब 1/5। और यही इसका आखिरी सवाल था। अच्छा क्वेश्चन था भैया, बच्चों को इनमें भी तकलीफ होती है भाई साहब, नहीं कर पाते बालक। तो ये थे दिल्ली पुलिस में पूछे गए टॉप 80 सवाल। ठीक है, अगर आपने इन दोनों पार्ट से कुछ सीखा है तो इन वीडियोस को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी आप पुलिस के पेपर दोगे, चाहे आप चंडीगढ़ पुलिस का पेपर दें, यूपी पुलिस का पेपर दें, उड़ीसा पुलिस का पेपर दें, कांस्टेबल का अगले साल दिल्ली पुलिस का पेपर दें, इवन दरोगा का आप पेपर दें, हर एक एग्जाम के लिए 80 क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल थे। मैंने वही सवाल करवाए हैं जो कुछ अलग से पूछे गए या कैलकुलेटिव पूछे गए हैं, या जिनमें लॉजिक थोड़ा ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा। बेस्ट सॉल्यूशन मैंने आपको देने की कोशिश करी है भाई साहब। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय गणप्रताप। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है ना। उसके अलावा आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारे सारे अदर सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो करेंगे, सब वेरीफाइड हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे फर्जी कंटेंट देखने की बजाय मैं हमारा फेसबुक पेज है, उसमें डेली क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, आप उनको सॉल्व किया करो, लेटेस्ट वाले। अभी आपके फायदे के ट्वीट्स में करता हूं, आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई भी अच्छा सवाल मिस ना हो, हर एक जो है अच्छा सवाल आपको करवाया जाए। ठीक, बस आपका एक ही काम है कि ईमानदारी से पढ़ना। जितना भी मैंने आपको करवाया, अगर आपने वो ईमानदारी से पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा। केवल सिलेबस पढ़ लेने से या मॉक टेस्ट लगाने से नहीं होगा। जब तक आप जो लेटेस्ट मार्केट में ट्रेंड चल रहा है आप उसको पहचानोगे नहीं, और उसको पहचानने के लिए हम हैं। बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, आपका बिल्कुल भला होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बाय।